यस, शुरू करें मित्रों। अ वेरी गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो? सब शानदार, बढ़िया, जोरदार। चलो इसी जोश के साथ शुरू करें दोस्तों। यस, हो तैयार? करोगे वार, जीत अपनी, दुश्मन कौन? ओके, तो ये आलस को दूर भगा के शुरू करते गाइस अकाउंट्स का ये रिवीजन मैराथन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आज क्या करने वाले हैं सबसे पहले बता देता हूँ, ताकि तुम लोगों को पता रहे व्हाट आर वी गोइंग टू डू। ठीक है, यस। तो आज क्या करने वाले हैं मित्रों, देखो सबसे पहले ये नहीं है। यस, सबसे पहले ये क्यों शेड्यूल किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 करके टाइम हो गया है, तो अभी सेल्फ स्टडी करने से पहले कंसेप्ट याद होने चाहिए, क्योंकि बिना कंसेप्ट का रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंडली, एमसीक्यूज में कंसेप्ट बहुत टेस्ट किए जाते हैं और एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग होते हैं गाइस, तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक एमसीक्यूज में स्कोर करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसीलिए वी विल बी फोकसिंग ऑन कंसेप्ट टुडे। ठीक है, कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। और करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले आज प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, रीजन बीइंग, इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स का वेट बहुत ज़्यादा है पेपर में। ठीक है, मतलब इनको 50 से 60% ऑफ वेट कैरी करते हैं, बचा हुआ एएस का वेट होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसके मतलब ऑलरेडी थोड़े रिवीजन वीडियोस है चैनल पे, और बाकी तो एएस में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती पढ़ते वक्त, बट मेजॉरिटी टाइम्स प्रैक्टिकल टॉपिक में डिफिकल्टी आती है। तो सबसे पहले आज प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे फोकस रहेगा। ठीक है, जिसमें अपन पूरा रिवीजन करेंगे एक के बाद एक, ब्रांच, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तुम्हारे पास नोटबुक्स होगी तो नोटबुक्स भी तुम यूज़ कर सकते हो, बीच में साइड बाय साइड तुम भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यस गाइस, शुरू करने वाले आज सबसे पहला और प्रैक्टिकल टॉपिक है जो अपन शुरू करने वाले, और वो है ब्रांच। ठीक है, जो आखिरी में किया था बैच के, वो मैराथन के स्टार्टिंग में करने वाले ब्रांच अकाउंटिंग रिवाइज करने वाले गाइस सबसे पहले। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज ब्रांच अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट विथ रिवीजन ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ओके, कुछ टॉपिक्स अपन अकाउंटिंग नेक्सस से भी पढ़ने वाले, जो कि मेरी न्यू बुक है। ठीक है, और वो तुम्हें 1 घंटे में दे भी दूंगा, ताकि तुम फिर उसमें से रेफर करके रिवाइज कर पाओ। ओके, यस, चलो शुरू करें मित्रों। यस, ध्यान है क्या? करें शुरू? ओके, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। अच्छा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग ये आता है ऑलमोस्ट हर बार ही आता है। ठीक है, और सिर्फ टॉपिक बड़ा है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग नाम के टॉपिक में क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग नाम के टॉपिक में 2 पार्ट्स है। एक इनलैंड ब्रांचेस, मतलब डोमेस्टिक ब्रांचेस के बारे में बात करता है कि मेरा इंडिया में ही ब्रांचेस है। ठीक है, दूसरा पार्ट है जो किसकी बात करता है कि मेरे ब्रांचेस जो ये कहाँ पे है, फॉरेन में है, फॉरेन ब्रांचेस की बात करता है। ठीक है, तो पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, जिसमें इंडियन ब्रांचेस, डोमेस्टिक ब्रांचेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या है गाइस, इसमें 2 तरह के ब्रांचेस होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके, अभी डिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या, डिपेंडेंट एज इन सारे कामों के लिए वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट ऐसे नहीं है। डिपेंडेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एंगल से देखा जा रहा है यहाँ पे कि अकाउंटिंग के लिए वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस पे। ठीक है, ब्रांच एक होता है और जिसका ब्रांच है वो कौन है, हेड ऑफिस है। ठीक है, तो एक ब्रांच होता है गाइस डिपेंडेंट ब्रांच, जो अकाउंटिंग के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उस ब्रांच की अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। वो ब्रांच खुद कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, सब अकाउंटिंग, ये सब कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। दूसरे टाइप का ब्रांच होता है गाइस जो कि है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अच्छा, अभी इंडिपेंडेंट कैसा, कौन सा एंगल से इंडिपेंडेंट? अकाउंटिंग के एंगल से। ठीक है, अकाउंटिंग के एंगल से इंडिपेंडेंट रहेगा।
तो अकाउंटिंग के एंगल से इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब उसकी अकाउंटिंग वो क्या कर रहा है, खुद कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ब्रांच खुद अपनी अकाउंटिंग करेगा, खुद अपने रिकॉर्ड्स रखेगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स अपन आज देखने वाले। अच्छा, डिपेंडेंट ब्रांच अगर है तो उसमें कुछ टाइप्स है। क्या टाइप्स है कि गुड्स हेड ऑफिस जो है ये अपने ब्रांच को कैसे भेजता है। एक तो कॉस्ट पे भेजेगा, मतलब 100 की चीज 100 में भेजी, या तो इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा, मतलब 100 की चीज फॉर एग्जांपल मैंने 20% मार्जिन ऐड किया 120 में बेची। ठीक है, या तो तीसरा और एक चीज है कि इन होलसेल प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, होलसेल प्राइस ये टोटली अलग चीज है जो अपन देखेंगे। 3 तरह के मेथड्स है गाइस जिससे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं हूं हेड ऑफिस, ठीक है, मैंने सोचा एक्सपांड करते, तो मैंने एक ब्रांच डाल दी। ओके, और अभी ये ब्रांच मैंने डाली है जो कि डिपेंडेंट ब्रांच है, जिसकी अकाउंटिंग मैं ही कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रांच नहीं है, वहां पे मैंने अकाउंटेंट वगैरह नहीं रखा है। ठीक है, वो ब्रांच मैंने वहां पे रखी हुई है। अभी वो ब्रांच कैसा कर रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बराबर, क्योंकि वो ब्रांच कंटिन्यू करूँ या नहीं, लॉस में होगी तो क्या चेंजेस करूँ, प्रॉफिट कैसे कमाऊँ, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उस ब्रांच का प्रॉफिट निकालना जरूरी है। अभी उस ब्रांच का प्रॉफिट कैसे निकालोगे मित्रों, उस ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए 3 तरह के मेथड्स है। ठीक है, ऑब्वियसली तीनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्रॉफिट्स क्योंकि सेम रहेंगे ब्रांच के, बस मेथड अलग अलग है निकालने की। एक है डेटर्स मेथड, एक है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरा है फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड तो जो तुम 11th से पढ़ते आ रहे हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। एक है डेटर्स मेथड और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। लगभग हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन आए हैं, स्टॉक एंड डेटर्स बहुत ज्यादा पूछे गए। ठीक है, अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वही करना है। ठीक है, अच्छा, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, बट बचे हुए के भी क्वेश्चंस अपने को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते गाइस डेटर्स मेथड से। ओके, डेटर्स मेथड से शुरू कर रहे हैं। चलो देखो, डेटर्स मेथड में ना तुम्हें ब्रांच को एक तरह का डेटर माना जाता है। ठीक है, मैं हेड ऑफिस हूं और ब्रांच मेरा एक तरह से डेटर है, ऐसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपन डेटर का अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ब्रांच का एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। एक अकाउंट बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, जिसके थ्रू अपन सारी अकाउंटिंग करेंगे, जिसके थ्रू अपन प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है ये समझो अच्छे से। ब्रांच अकाउंट तुमको 5 स्टेप्स में बनाना है। ओके, 5 स्टेप्स में कैसे, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, जो भी चीज का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, ये चीज कैसे आई है, इसका प्रॉफिट कैसे आता है वो भी बताता हूँ। जैसे देखो, अभी ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी होता है, तो इधर भी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में तुमको स्टॉक दिखेगा, स्टॉक इधर भी है ओपनिंग में, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग भी रहेगा। ठीक है, अभी बाकी चीजों का भी तुमको ओपनिंग स्टॉक लिखना रहेगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब जनरली ये 5 चीजों के अलावा और कुछ आता नहीं है। क्या? स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मैक्सिमम ये 5 चीजें जिनका ओपनिंग बैलेंस रह सकता है। अच्छा, ये क्या है, ऐसी चीजें जिनको डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कैश डेबिट बैलेंस है, डेटर्स डेबिट बैलेंस है, स्टॉक डेबिट बैलेंस है, फिक्स्ड एसेट डेबिट बैलेंस है। तो इन सब का बैलेंस कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं ये समझो, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल ट्रेडिंग पैनल नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको जैसे खर्चा, अभी ट्रेडिंग पैनल में क्या करते हैं अपन, देखो फॉर एग्जांपल डेप्री अगर होता है तो मैं क्या करता हूँ, पैनल में 2 डेप्री अलग से डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा 10 रुपए का डेप्री, ये अलग से डालता हूँ। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें कैसे करते हैं मालूम है? इसमें डेप्री अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। कैसे रिकॉर्ड होता है? यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट्स रहेगा 100, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं जिसमें 10 के डेप्री के बाद कितना बैलेंस बचेगा फिक्स्ड एसेट्स में, 90। तुम देखो अपने आप 10 का खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 90 है, अपने आप 10 का खर्चा रिकॉर्ड होगा। इसीलिए फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बैड डेट्स का खर्चा है, ये अलग से नहीं डालेंगे। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने से ये भी अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, कैश में कुछ खर्चा किया हो, जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस होता, फिर एंड में क्लोजिंग बैलेंस कैश का हो गया 80, इसका मतलब कैश में तुमने 20 के खर्चे किए होंगे, तो वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से खर्चे रिकॉर्ड करने रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट
पहली चीज समझो, रहेगा क्या? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये कौन सी मेथड कर रहे हैं अपन? डेटर्स मेथड। ओके, डेटर्स मेथड में एक ही अकाउंट बनता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा नहीं बोलता है कि सॉल्व यूजिंग डेटर्स मेथड। क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हें समझ जाएगा क्या बनाना है। ब्रांच अकाउंट किस में बनाते हैं? डेटर्स मेथड। ठीक है, तो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोला तो भी डेटर्स मेथड है, या स्पेसिफिकली बोल दिया डेटर्स मेथड तो भी डेटर्स मेथड है। ओके, तो देखो पहली चीज क्या है दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस। क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस में? 5 चीजों का बैलेंस आ सकता है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स्ड एसेट या प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, ऐसे ही कोई लाइबिलिटीज हो तो उनका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देना। जनरली नहीं होते मेजोरिटी क्वेश्चंस में, बट रहा तो क्रेडिट साइड में लिख देना। दूसरी चीज जो अपने को लिखनी है वो है गाइज, होता है यहाँ पे क्या, हेड ऑफिस जो है वो अपने ब्रांच को गुड्स बेचता है। ठीक है, मैंने गुड्स सेंड किए अपने ब्रांच को। अच्छा, तो ये ब्रांच के लिए क्या है? एक तरह का परचेस है, और परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट याद करोगे तो डेबिट साइड में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, अभी देखो अकाउंटिंग कौन करता है? एचओ। तो इसलिए एचओ एंट्री पास करता है। जैसे सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर्स टू सेल्स, है ना? तो यहाँ पे भी वैसे ही टाइप की एंट्री होती है, ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। डेटर्स टू सेल्स जैसी ही एंट्री है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है। अच्छा, गुड्स आए वो डेबिट साइड में, गुड्स रिटर्न किए वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, गुड्स आए वो डेबिट साइड में लिखना है। अगर यही गुड्स रिटर्न करते हो मित्रों, तो रिटर्न किया हुआ यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, बाय गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो तुम्हें लिखनी है वो है टू बैंक और बाय बैंक। अच्छा, अभी ये क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझते बाय बैंक में क्या आएगा। बाय बैंक में आएगा रेमिटेंस जो एचओ को किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं हेड ऑफिस से अकाउंटिंग में करता हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। किससे आए पैसे? ब्रांच से है, तो क्या करूंगा? टू ब्रांच। इसलिए एंट्री ऐसी है, बैंक टू ब्रांच। ठीक है, ये एंट्री है। अच्छा, अभी देखो डेटर्स मेथड जो है ये 5 चीजों से बनता है, जैसे मैंने बोला। उसमें से पहला है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा था गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू एचओ, तीसरा है टू बैंक और बाय बैंक। अभी जो टू बैंक और बाय बैंक है, इसमें कैसे सॉल्व करना है? बाय बैंक में जो पैसे अपन ने एचओ को भेज दिए, रेमिट किए गए पैसे। देखो जनरली क्या होता है, ब्रांच छोटी ब्रांच है, वो क्या करेगी? मैंने आज कैश सेल्स किए, आज कुछ कलेक्शन आया, ऐसे मे बी रोज का रोज भेज दूंगा एचओ को, या तो वीकली भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा उसमें से हो सकता है छोटे मोटे खर्चे मैं खुद कर लूँ, वो पैसों में से खर्चे किया और फिर रेमिट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश कलेक्शन और ये नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? रेमिटेंस। जितने पैसे रेमिट किए, भेजे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने कैश सेल्स किए गाइस, मैं ब्रांच हूँ, मैंने कैश सेल्स किए 100 रुपए के, मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ है 200 रुपए का। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ खर्चे किए, ब्रांच ने ही कुछ खर्चे किए। कितने खर्चे किए? 50 के। तो रेमिटेंस क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं दिया है, बट रेमिटेंस निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि ब्रांच क्या करता है जनरली, हर हफ्ते के कलेक्शन हर हफ्ते में बेच देता है एचओ को। तो तुम क्या करोगे गाइस? कैश सेल्स कलेक्शन, उसमें से माइनस कर दो जो खर्चे में कर रहा हूँ 50। तो 100 आए थे, 200 आए थे, 300 में से 50 खर्चा किया, कितना बच गया? 250, 250 रेमिट कर दिया, तो बाय बैंक में 250 आ जाएगा। एक तो सीधा सीधा रेमिटेंस दिया हो तो सीधा सीधा रेमिटेंस लिख देना, नहीं सीधा सीधा दिया है तो तुमको ऐसे निकालना है। देखो कैसे, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन माइनस एक्सपेंसेस जो ब्रांच कर रहा है। अच्छा, अभी छोटी सी ब्रांच है तो बहुत बार क्या होता है, मेजोरिटी खर्चे एचओ करता है उस ब्रांच के लिए। ठीक है, मतलब जैसे उस ब्रांच के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, या उस ब्रांच के लिए कुछ पे करना था, कुछ वेजेस सैलरीज देने थे, उस ब्रांच पे सुपरवाइजर अपॉइंट किया है। तो अभी देखो एचओ खर्चा कौन कर रहा है? भले एचओ कर रहा है, लेकिन खर्चा है किसका? खर्चा तो ब्रांच का है। तो ब्रांच का अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो ये खर्चा ब्रांच के इसमें अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये खर्चा एचओ कर रहा है, किसके बिहाफ पे? ब्रांच के बिहाफ पे, इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट होता है ना, ब्रांच से रिसीवेबल है टू बैंक। ठीक है, इसलिए देखो तुम डेबिट साइड में मिलेगा ब्रांच टू बैंक। अभी ये क्या है? ब्रांच टू बैंक में किसके खर्चे लेने हैं? एचओ ने किए हुए खर्चे। ब्रांच ने किए हुए खर्चे यहां मत लेना। ठीक है, क्यों यहां नहीं लेने? ब्रांच ने किए गए खर्चे, क्योंकि ब्रांच जो खर्चे कर रहा है वो अपने आप रिकॉर्ड हो रहे, डेटर्स के थ्रू, कैश के थ्रू,
या तो एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस हो रहे, देखो रेमिटेंस में से, करेक्ट, मतलब एक्सपेंसेस जो ब्रांच कर रहा है वो क्रेडिट साइड से माइनस कर रहे हो, मतलब ही वो रिकॉर्ड हो रहे हैं एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड में कौन से खर्चे रिकॉर्ड करने, जो कौन कर रहा है, एचओ कर रहा है, ठीक है, एचओ जो खर्चे कर रहा है वो रिकॉर्ड करने। फोर्थ चीज जो आएगी, जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा था वैसे ही क्या आने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे ध्यान रखना, जैसे ओपनिंग बैलेंस सब डेबिट साइड पे था, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उन्हीं चीजों का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अभी देखो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे तुमने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं रहेगा, तुम्हें ट्रांजैक्शंस दे देंगे डेटर्स के कि इतने का माल बेचा, इतने का क्रेडिट सेल्स किया, इतने का कलेक्शन हुआ, ये सब दे देंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं देंगे। तो क्या करोगे, तुम्हें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स अकाउंट बनाएंगे गाइस, और डेटर्स अकाउंट बना के बैलेंस अपन खुद निकालेंगे। एक क्वेश्चन में तो स्टॉक का भी बैलेंस नहीं दिया है, एक क्वेश्चन में स्टॉक का भी बैलेंस नहीं दिया है, तो स्टॉक का बैलेंस निकालने के लिए स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब डेबिट साइड में जब जब स्टॉक आया है, क्रेडिट साइड में जब जब स्टॉक गया है, ठीक है। ये अपन देखेंगे अभी। तो लास्ट में फिफ्थ जो चीज है वो आएगा नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बस 5 चीजों से बनाया गया डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, डेटर्स मेथड है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। बस ये ध्यान रखना 5 चीजों एकदम इजी है। पहला क्या आता है इस बैलेंस, दूसरा क्या आता है टू गुड्स सेंट बाय गुड्स रिटर्न, तीसरा क्या आता है टू बैंक बाय बैंक, चौथा क्या आएगा बैलेंस फिर से, और लास्ट में नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस, ठीक है। ये चीजें आएगी, तो इस मेथड से बनता है डेटर्स मेथड का ब्रांच अकाउंट। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन बस नॉर्मल ये है कि कभी गुड्स कॉस्ट पे भेजे जाते हैं, कभी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे जाते हैं। देखो अभी कॉस्ट पे भेजे तो प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा कॉस्ट पे बनेगा, लेकिन अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए, मतलब क्या मित्रों, मैंने 100 की चीज कितने में भेजी है, 120 में फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 120 आ जाएगा। अच्छा, इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन है तो हर एक इसके साथ, हर एंट्री के साथ एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आएगी, क्या, जो इनवॉइस प्राइस का लोडिंग था वो लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा, कहाँ पे, अपोजिट साइड पे, ठीक है, अपोजिट साइड पे, इसी अकाउंट में अपोजिट साइड पे रिवर्स करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 120 लिखा है तो तुरंत यहाँ पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका ही लोडिंग रिवर्स हो जाएगा, कितना, 20। अगर इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन है बस इतना एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। अभी ये एडजस्टमेंट कैसे करोगे, देखो ये एडजस्टमेंट किन किस में आएगा, एक ओपनिंग स्टॉक में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं तुमको, इनवॉइस प्राइस पे अगर है तो अपना देखो स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, तुरंत इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स होगा, क्रेडिट साइड पे। गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे है, तुरंत इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स होगा, क्रेडिट साइड पे। गुड्स रिटर्न इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स रिटर्न कहाँ होते हैं, क्रेडिट साइड में, तो इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स होगा, डेबिट साइड में, है ना। ये जो स्टॉक रिलेटेड चीज है और क्लोजिंग स्टॉक, इन सब का लोडिंग रिवर्सल करना पड़ेगा अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो, ठीक है। ये है गाइस डेटर्स मेथड, ठीक है, काफी आसान है। चलो एक फटाक से अपन इसका ये देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ब्रांच अकाउंटिंग खोल सकते हो तुम लोग, पेज नंबर बता सकता है कोई, 7th, यस। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, इनवॉइस प्राइस का ही देखते हैं ताकि तुमको अच्छे से अंदाज आए, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन तुमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन तुमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से रफ में सॉल्व करते हैं। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ब्रांच है, ओके। हैरिसन ऑफ चेन्नई की न्यू दिल्ली में ब्रांच है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। चलो एक ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा इस अपने स्टेप्स के हिसाब से सोचना अपने को कैसे करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए,
फिर गुड्स सेंट बाय गुड्स रिटर्न, फिर टू बैंक बाय बैंक, और फिर बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। चलो चेक कर लेते क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3, क्वेश्चन 3। हैरिसन ऑफ चेन्नई कितने पे गुड्स बेचता है गाइस? 20% अबाउ कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 20% इनवॉइस प्राइस ऐड करके, लोडिंग ऐड करके बेचता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली बाय एचओ एंड पार्टली बाय ब्रांच, मतलब कुछ खर्चे ब्रांच भी करता है, कुछ खर्चे एचओ खुद करता है। स्टेटमेंट एवरी मंथ एचओ को भेजा जाता है। चलो पहला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अभी ये ध्यान रखना, जो गुड्स भेजे ये दिया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया है, कहां पे आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच? डेबिट साइड पे। अच्छा बट ये कॉस्ट पे दिया है। क्वेश्चन में अगर लोडिंग दिया रहा तो कॉस्ट पे मत लिखना, इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना, बस लोडिंग अलग साइड पे रिवर्स करना। ठीक है, चलो अपन अपने ऑर्डर में जाते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं गाइस, किस किस के ओपनिंग बैलेंस दिए? देखो स्टॉक, डेटर्स और कैश, इन तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस अपने को दिए। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस तुम देखोगे तो किस में दिया है? कॉस्ट पे दिया है। बट अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे तो किस पे लिखोगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो स्टॉक, डेटर्स और कैश, इन तीन चीजों का ओपनिंग बैलेंस मालूम है जो डेबिट साइड पे आएगा मित्रों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये तीन चीजों का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया गया है। स्टॉक का बैलेंस दिया है 25,000 लेकिन कॉस्ट पे है, तो अपन कॉस्ट पे कितना ऐड करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन में दिया है देखो 20%। 20% अपन ऐड करते हैं, तो 25,000 पे 20% ऐड कर देंगे। 30,000 स्टॉक की वैल्यू। तुरंत 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 भूलना मत, क्या रिवर्स होगा मित्रों इसका? लोडिंग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक रिजर्व, स्टॉक के लोडिंग को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। 5,000 का स्टॉक था, लोडिंग था 5,000, तुरंत रिवर्स किया। ठीक है, डेटर्स का बैलेंस देख लेते हैं कितना दिया है। डेटर्स का बैलेंस है अपने पास 32,750 और कैश इन हैंड है 5,000। तुरंत बैलेंसेस लिख दिए 32,750 और 5,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस अपने हिसाब से पहला स्टेप। ओके, नेक्स्ट अपने हिसाब से दूसरा स्टेप, टू गुड्स सेंट बाय गुड्स रिटर्न। करेक्ट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। 2 लाख कॉस्ट के गुड्स भेजे मित्रों, तो 2 लाख कॉस्ट लिखेंगे क्या? क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे तो 20% ऐड कर देना। 20% ऐड करेंगे तो गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,40,000 आ जाएगा इधर। इसका लोडिंग रिवर्सल होगा गाइस बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसका ही लोडिंग, कितना लोडिंग था इस पे? 40,000 लोडिंग था, 40,000 प्रॉफिट ऐड किया था, 40,000 रिवर्स हो जाएगा इस साइड पे। बराबर, चलो गुड्स रिटर्न है क्या देख लेते तुरंत, अपने स्टेप के हिसाब से जा रहा हूं मैं। ओके, गुड्स रिटर्न दिए क्या देख लेते। अच्छा अगले लाइन में तुम देखोगे गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच दिया है 2,20,000 एट इनवॉइस प्राइस। 2 मिनट, मुझे बोलो अपन ने तो 2,40,000 इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे थे ना। ये देखो यहाँ पे मुझे बोलो इनवॉइस प्राइस कितना लिखा है? 2,40,000। तो ब्रांच को 2,20,000 के ही कैसे मिले? देखो यहाँ पे दो तरह का तुम सोच सकते हो, एक तो 20,000 के गुड्स घूम गए रास्ते में, चोरी हो गए। ठीक है, बट ये अजम्पशन नहीं लिया जाता है। यहाँ पे ये अजम्पशन लिया जाता है कि 20,000 के गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, अभी भी रास्ते में है, जो भेज तो दिए गए उस तक पहुंचे नहीं। ठीक है, तो भेजे अपन ने 2,40,000 बट उसको मिला 2,20,000। ठीक है, बट ऐसे दिखाया जाएगा कि पूरे 2,40,000 के उसको मिल गए, 20,000 के उसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाए जाएंगे। ठीक है, 20,000 के उसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाए जाएंगे इन ट्रांजिट। तो जब भी ऐसा आएगा एक चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड करना रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त उसने ये थोड़ी गिने होंगे जो इन ट्रांजिट है, बराबर, वो अलग से ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त। ओके, तो ये 2,20,000 की गुड्स मिले, इसमें से ध्यान में आया कि 20,000 के अभी भी इन ट्रांजिट गुड्स है, 20,000 इनवॉइस प्राइस के गुड्स। ओके, अभी भी इन ट्रांजिट है। चलो क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स दिए, पर मुझे बोलो क्या अपन क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स लेते क्या? क्रेडिट साइड में अपन क्या लेते हैं? टू बैंक और बाय बैंक, मतलब रेमिटेंस लेते हैं। रेमिटेंस अलग से दिया है क्या देख लेते, नहीं दिया होगा तो निकालना पड़ेगा। रेमिटेंस दिया हुआ है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, अगले इसमें दिया है। करेक्ट, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस क्रेडिट साइड में आता है। इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न नहीं है, होता तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आता, उसका लोडिंग डेबिट साइड में आ जाता। यहाँ पे टू बैंक और बाय बैंक अपना अगला स्टेप था। बाय बैंक में रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस उन्होंने ही दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है 2,22,500, 2,22,500 ये रेमिटेंस दे दिया है। कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता सीधा सीधा, तो निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन है ना, इतने पैसे आते हैं, माइनस कर देना जो खर्चे ब्रांच खुद कर रहा है, तो उतना रेमिटेंस तुम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर बाय बैंक लिखा है टू बैंक, टू बैंक में क्या आता है, कौन खर्चे किए हुए खर्चे, एचओ ने किए हुए खर्चे, ठीक है, एचओ ने किए हुए खर्चे यहाँ पे आएंगे टू बैंक। एचओ ने कुछ खर्चे किए, नीचे के लाइन में दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 12,000 के खर्चे एचओ ने किए जो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, लास्ट स्टेप होती है अपनी टू बैंक बाय बैंक के बाद क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, लेकिन उसके पहले और कुछ दिया है क्या देख लेते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ऐसा कोई खर्चा देखा है क्या अपन जो डालने वाले, तो इसका क्या तुम सोचोगे यार ये तो खर्चा है ना, ये डेटर्स के थ्रू अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। डेटर्स जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं अपन, ये इसके थ्रू अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स, बैड डेट्स है ना, ये सब सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये डेटर्स अकाउंट के थ्रू ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू अपने आप रिकॉर्ड होता है मित्रों। तो लास्ट स्टेप रहेगा अपना क्या लिखना, अभी क्लोजिंग स्टॉक लिखना। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग बैलेंसेस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में थे, क्लोजिंग बैलेंस उसके अपोजिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंसेस में वही तीन चीजें फिर से आएगी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ठीक है। स्टॉक उन्होंने 28,000 दिया है एट इनवॉइस प्राइस, क्या इनवॉइस प्राइस पे ही लेना है अपने को, हाँ, बट इसमें एक चीज नहीं एडेड है, इन ट्रांजिट वाले वो कितने थे 20,000 के गुड्स थे, तो 20,000 इसमें ऐड कर दो। 48,000 का स्टॉक दिखेगा, तुरंत स्टॉक का क्या करेंगे, लोडिंग रिवर्स करेंगे। अभी लोडिंग रिवर्सल में ध्यान रखना, स्टॉक की इनवॉइस प्राइस है 48,000, जो परसेंटेज दिया है वो ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है, जो परसेंटेज दिया है वो ऑन कॉस्ट दिया है। तो अपने को 2 मिनट, तो परसेंट ऑन कॉस्ट दिया है, तो 48,000 का 20% मत ले लेना, ठीक है। 48,000 क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, परसेंट ऑन कॉस्ट है, तो ध्यान रखना जब भी अगर इनवॉइस प्राइस है लेकिन परसेंट ऑन कॉस्ट है, तो इंटू 20 इंटू मार्जिन करना डिवाइड बाय 100 प्लस मार्जिन, मतलब इंटू 20 बाय 120 करना रहेगा स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। 48,000 इंटू 20 बाय 120, ये कैसे आया इसका लॉजिक बता देता हूँ एक बार, तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो परसेंटेजेस में, तो ऑन जो भी दिया है उसको 100 मानो। यहाँ पे ऑन व्हाट दिया है, कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 मान लेना, कॉस्ट 100 है, तो मार्जिन कितनी है इस पे 20%, मतलब 20 रुपये, तो सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस रहेगी 120। अपने को इनवॉइस प्राइस मालूम है तो 48,000, अपने को निकालनी है मार्जिन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 48,000 इंटू 20 बाय 120, ठीक है। इस लॉजिक से आया हुआ है ये, तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 100 किसको मानना है वो इंपॉर्टेंट है, ऑन जो भी दिया है उसको 100 मान लेना, ओके, ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व कितना आता है अपना 8,000, शायद 8,000। डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है इसमें, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 26,000 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 2,500। बस इतना ही डेटा था इस क्वेश्चन में, और कोई डेटा नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो डेटर्स मेथड के क्वेश्चन इतने ही इजी रहते हैं, इसमें कुछ होता नहीं। मैक्सिमम एडिशन क्या होता है मैं बोलता हूँ, मैक्सिमम एडिशन रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे क्वेश्चंस में, इसमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं था, तो फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड में बैलेंस आता है, डेप्री माइनस करने के बाद सीधा क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, ये एक एक्स्ट्रा है। कुछ और वेरिएशंस क्या आते हैं इसमें, इसमें रेमिटेंस नहीं दे देंगे सीधा सीधा, इसमें सीधा सीधा रेमिटेंस दिया था, रेमिटेंस निकालना पड़ेगा जैसे अपन ने डिस्कस किया अभी, ठीक है। कैश सेल्स कलेक्शन, उसमें से ब्रांच के खर्चे माइनस कर दो। और वेरिएशन क्या आता है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देते जैसे मैंने बताया, तो डेटर्स अकाउंट सॉरी, तो क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट बना लोगे। डेटर्स अकाउंट मतलब कैसे, टू बैलेंस डेबिट साइड पे, वो भी दिखा देता होगा इस, कभी डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ा तो, ठीक है।
डेटर्स अकाउंट कैसे बनाओगे अच्छे से देख लो। इन केस तुमको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, असेट है अपना। जो भी सेल्स करते हैं वो इधर आएंगे, लेकिन कौन से वाले सेल्स, इधर गलती हो सकती है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किए गए वही इधर आते हैं, कैश सेल्स के डेटर्स में एंट्री नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे बाय कैश या बाय बैंक आ जाएगा जितने भी डेटर्स ने पैसे दिए, ठीक है, जितने भी उनसे कलेक्शन हुआ है वो क्रेडिट साइड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट, उनको कुछ डिस्काउंट दिया है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। सेल्स रिटर्न होगा तो वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बस ये सब के बाद यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुमको निकालना रहेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये डेटर्स अकाउंट ऐसे बनता है, इसमें से जो भी डेटा दिया है वो इंसर्ट कर दो और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, ठीक है। डेबिट साइड में दो ही चीजें आती है लगभग, बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, कैश कलेक्शन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, ये सब क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और एक लास्ट वेरिएशन जिसमें स्टॉक नहीं दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब ये स्टॉक अकाउंट क्या होता है, देखो जैसे डेटर्स अकाउंट बनाया है वैसे ही तुमको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये रहा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट भी इजी है मित्रों। स्टॉक अकाउंट में क्या है, जब जब गुड्स आते हैं तो डेबिट साइड में, जब जब गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अच्छा स्टॉक अकाउंट ध्यान रखना कॉस्ट पे ही बना लेना, नहीं एक काम करना, क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस पे अगर है तो ये किस पे बनाना, इनवॉइस प्राइस पे। इससे आसानी क्या हो जाएगी, पूरा स्टॉक अकाउंट 120 पे ही बना है, इनवॉइस प्राइस पे ही बना है, मतलब डेबिट साइड में भी चीज़ है इनवॉइस प्राइस पे, क्रेडिट साइड में भी चीज़ है इनवॉइस प्राइस पे। इससे आसानी क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक दिखेगा इनवॉइस प्राइस पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो गुड्स मिले हैं अपने को एचओ से, ये भी इनवॉइस प्राइस पे आएंगे। फिर यहाँ पे जो भी सेल्स किए हैं, सेल्स की अमाउंट लिख देना, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, ये भी इनवॉइस प्राइस पे, बराबर। जो गुड्स आए वो इनवॉइस प्राइस पे, जो गुड्स गए वो इनवॉइस प्राइस पे, और यहाँ पे बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो गुड्स आए वो डेबिट साइड में, जो गुड्स गए वो क्रेडिट साइड पे, स्टॉक का बैलेंस निकलेगा। अच्छा ये पूरा स्टॉक अकाउंट अगर इनवॉइस प्राइस पे बनाया है तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो भी किस पे रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। ये मैक्सिमम वेरिएशंस है जो आते हैं डेटर्स मेथड में, बस इतना ही है गाइस। डेटर्स मेथड काफ़ी आसान है, डेटर्स मेथड, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तुम्हें कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। डेटर्स मेथड समझा होगा तो फिर नेक्स्ट मेथड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बार पूछा गया है वो है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अभी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, ठीक है। अच्छा ये डेटर्स मेथड के लिए जो 5 स्टेप्स अपन ने डिस्कस किए, ठीक है, ये अपन ने लिखे हुए ऑलरेडी, 5 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मित्रों, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अभी ये मेथड में क्या है, मेरी ना ब्रांच थोड़ी बड़ी है। डेटर्स मेथड कब यूज करते हैं, जनरली जो एकदम छोटी ब्रांच है तो उसका ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते, बट ब्रांच अगर थोड़ी बड़ी ब्रांच है तो उसके थोड़ा ज्यादा डेटा रखा जाता है। तो अभी इस केस में प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। जैसे डेटर्स मेथड में एक ही अकाउंट बना रहे थे, स्टॉक एंड डेटर्स में कई सारे अकाउंट बनेंगे, लगभग 6-7 अकाउंट से जो बनते, ठीक है, अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनते। अभी देखो क्वेश्चन फिर से क्या बोलेगा, एक तो सीधा सीधा बोलेगा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यूज करो, नहीं तो क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। अभी लेजर अकाउंट्स कौन से मेथड में, स्टॉक एंड डेटर्स, ठीक है। तो कभी कभी सीधा सीधा नाम नहीं बोलेगा बट बोलेगा कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तुमको ध्यान रखना है कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स बोला मतलब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, ठीक है। अभी देखो ये भी बहुत आसान है, कैसे, कैसे आसान है देखते हैं। इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो है, पहला है ब्रांच स्टॉक और दूसरा है ब्रांच एडजस्टमेंट। ये 2 अकाउंट्स इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है, ये 2 जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टॉक किसका अकाउंट है, ये स्टॉक का।
ये अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक तरह से स्टॉक ही रिकॉर्ड होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बिल्कुल किसके जैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही रहेगा, सेम टू सेम, बस ये फर्क रहेगा क्वेश्चन में अगर इनवॉइस प्राइस है, मतलब 100 के गुड्स कितने में बेचे, 120 में, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनेगा वो किस पे बनेगा, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। लेकिन फिर इसका लोडिंग का क्या, देखो इसका लोडिंग रिवर्स किया जाता है दूसरे अकाउंट में, ठीक है। जैसे अपन ने अभी ऊपर देखा था डेटर्स मेथड में, सेम अकाउंट के अपोजिट साइड पे रिवर्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में थोड़ा अलग है। लोडिंग रिवर्स तो हो रहा है लेकिन दूसरे अकाउंट में रिवर्स होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा 120, तो ये 20 रुपए का जो लोडिंग है वो यहाँ पे ही क्रेडिट साइड में ना रिवर्स होते हुए ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे रिवर्स करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व 20, ठीक है। अभी देखो इससे क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख देता हूँ, 1200 के गुड्स बेचे, 1000 के गुड्स थे प्लस 20%, इसका लोडिंग तुरंत रिवर्स होगा इधर, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 200। ये दोनों अकाउंट साथ में ही बनाना हमेशा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे और उसका लोडिंग रिवर्सल तुरंत क्रेडिट ब्रांच एडजस्टमेंट में। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय सेल्स, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचेगा इस 1000 के, तुरंत इसका लोडिंग क्या करोगे, सेल्स का लोडिंग रिवर्स नहीं होता है, ओके, ये ध्यान रखना। सेल्स पे लोडिंग नहीं होता है, सेल्स में एक्चुअल सेल्स है, बेचा है ना, लोडिंग नहीं है उसमें, वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेल्स का लोडिंग रिवर्सल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सेल्स का बस एक ही बार लिखना ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा गाइस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, तो 320। ये पूरा अकाउंट मुझे बोलो इनवॉइस प्राइस पे ही है, जो गुड्स आए हैं जो गुड्स गए पूरे इनवॉइस प्राइस पे, ये अकाउंट टैली होना चाहिए आइडियली, ठीक है। आइडियली ये अकाउंट टैली होना चाहिए क्योंकि पूरा अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे ही है, जो गुड्स आए हैं जो गुड्स गए, ठीक है। ये अकाउंट्स आइडियली टैली होना चाहिए, बट कभी कभी ये होता नहीं है। तो अगर ये टैली नहीं होता है तो उसका एक रीजन है, क्या रीजन है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टैली नहीं हुआ, ठीक है, क्रेडिट साइड हैवी है, मतलब क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट लिखा हुआ है, इसका क्या रीजन हो सकता है, मे बी मैंने सेल्स इनवॉइस प्राइस पे नहीं किए हो, ज्यादा अमाउंट पे किए होंगे, है ना। मैंने 120 में नहीं बेचे प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ लोग आए मेरे को फॉरेनर दिखे, मैंने उनको चिपका दिया 140 में, है ना, हो सकता है मैंने ज्यादा अमाउंट में बेच दिए हो, ठीक है। तो अगर ऐसे किया है तो क्रेडिट साइड हैवी हो सकती है, बराबर। तो अगर ऐसा प्रॉफिट कमाया है क्रेडिट साइड अगर हैवी है, मतलब सॉरी, क्रेडिट साइड अगर हैवी है मतलब बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे, है ना, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा, तो ये यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये जो प्रॉफिट रहेगा ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ठीक है। क्रेडिट साइड हैवी है मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे, प्रॉफिट है पूरा एक्स्ट्रा में बेचा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, मतलब कौन सी साइड हैवी है, डेबिट साइड। अभी ये कब हो सकता है, देखो अभी इसी का उल्टा सोच सकते हैं ना अपन कि मैंने 120 में नहीं बेचा, कम में बेचा, बट ये अजम्पशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर डेबिट साइड हैवी है मतलब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आया है तो अजम्पशन ऐसा लिया जाता है कि कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ है, मेरे कुछ गुड्स में भी जल गए हो, लॉस बाय फायर हुआ हो, लॉस बाय थेफ्ट हुआ हो, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर डेबिट साइड हैवी है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब ही मेरे गुड्स की चोरी हो गई, जल गए, नुकसान हो गया, अबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो अभी ये बैलेंसिंग फिगर तुम यहाँ पे लिखोगे, ये साइड पे आएगा, बट अभी ये पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में मत डालना क्योंकि ये क्या है, अपना लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। बट अब मुझे बोलो अब नॉर्मल लॉस
ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस पे बनाया था अपन ने, कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। तो ये अबनॉर्मल लॉस किस पे दिख रहा होगा? इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है, बराबर। लेकिन अपना लॉस एक्चुअल में कितना है? कॉस्ट जितना ही है। लॉस 120 का थोड़ी रहेगा, लॉस तो 100 का ही रहेगा। तो अभी इसका भी क्या करेंगे, अबनॉर्मल लॉस मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए तो उसका मार्जिन जो है इस पर का जो लोडिंग है वो रिवर्स कर देना इस साइड, बस लोडिंग। पूरा लॉस नहीं ट्रांसफर कर रहे ब्रांच एडजस्टमेंट में, बस लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। तो लॉस कहा जाएगा, एक और एक लेजर जो बनाएंगे ना ब्रांच पीएनएल, उसमें डेबिट साइड में अपना नुकसान, अपना खर्चा उसके डेबिट साइड में जाएगा टू अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, यहां पे देखो दो तरह से आ सकता है बैलेंस, अच्छे से समझना। दो तरह से बैलेंस कैसे आएगा? डेबिट साइड पे बैलेंस है तो अच्छी बात है, मैंने ज़्यादा में सेल्स किया है, पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ उठा के डाल देना? ब्रांच एडजस्टमेंट। या ब्रांच स्टॉक के डेबिट से ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आया है, इसका मतलब बुरी बात है, डेबिट साइड हैवी है, मेरा अबनॉर्मल लॉस हो गया है। अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका बस लोडिंग रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, लॉस किधर जाएगा? ब्रांच पीएनएल में। ठीक है, ये दो तरह के इफेक्ट जो तुमको देने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें सारे पॉसिबल एंट्रीज लिखे हुए, जो जो एंट्रीज आते हैं वो सारे एंट्रीज यहाँ पे लिखे हुए जो अपन फटाक से देख लेते हैं और क्या क्या है जो इसमें आ सकता है। ठीक है, चलो एक एक एंट्रीज देखते गाइस। अच्छा, उसके अलावा मैंने अबनॉर्मल लॉस की बात की, एक बात करना रह गया, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो एक्सपेक्टेड है ये लॉस होने ही वाला है। ठीक है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है कि लॉस होने ही वाला है। अभी देखो नॉर्मल लॉस की एक्चुअली एंट्री होती ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड ही होता है, उतना लॉस दिखना ही चाहिए, है ना। तुम्हें 11th-12th याद होगा तो एंट्री हमेशा अबनॉर्मल लॉस की होती थी फाइनल अकाउंट्स में, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट भी नहीं होता था, एंट्री भी नहीं होती उसकी। तो आइडियली नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती है, बट दिखाने के लिए नॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस यहाँ पे ब्रांच स्टॉक में दिख रहा होगा, तो इसको ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट से बाय नॉर्मल लॉस यहां से इसको डाल देंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा लॉस। मतलब तुम देखोगे अभी क्रेडिट में भी उतना अमाउंट है, डेबिट में भी उतना अमाउंट है, नेट इफेक्ट कुछ आ रहा है क्या? नहीं, बस एंट्री ब्रांच स्टॉक से उसको निकाल के ब्रांच एडजस्टमेंट में वो लॉस डाल देना, बस इतना किया जाता है। तो अबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस में फर्क क्या है? अबनॉर्मल लॉस में सिर्फ लोडिंग रिवर्स किया एडजस्टमेंट में, लॉस कहाँ डाला? पीएनएल में। नॉर्मल लॉस में क्या किया? ब्रांच स्टॉक से पूरा नॉर्मल लॉस कहाँ डाला? ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, कभी कभी ऐसे नॉर्मल लॉस पूछते हैं तो इसलिए ध्यान रखना। ओके, चलो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज है, जैसे मैंने बोला है, देख लेते क्या क्या है। देखो सबसे पहले टू क्या है डेबिट साइड पे? ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुरंत इसका रिवर्सल कहाँ पे होगा? देखो बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर रिटर्न किए तो कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे, है ना। गुड्स मिले हैं तो डेबिट साइड पे, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न किए तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे। ये दोनों इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे ब्रांच एडजस्टमेंट के, देखो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे, और गुड्स रिटर्न क्रेडिट में है ब्रांच स्टॉक के, तो उसका लोडिंग किधर आएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। सॉरी ये नहीं, ये ठीक है। फिर और क्या देखते हैं? सेल्स। ठीक है, पूरे सेल्स यहां पे लिखने हैं। ओके, पूरे सेल्स, कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स हो। सेल्स क्योंकि सेल्स किए मतलब स्टॉक क्या हो रहा है? जा रहा है। स्टॉक जा रहा है तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स हो, दोनों यहां पे आएगा। ओके, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों यहां पे आ जाएगा। सेल्स रिटर्न किए तो गुड्स फिर से आ गए, और गुड्स आए हैं तो ब्रांच स्टॉक के कौन से साइड आता है? डेबिट साइड। तो सेल्स रिटर्न किया है तो इस साइड आएगा। और लास्ट में बस बैलेंसिंग फिगर की बातें की है। देखो डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर है मतलब क्रेडिट साइड हेवी है, अच्छा है, फायदा है, गुड्स सोल्ड ओवर इनवॉइस प्राइस है, तो ये फायदा पूरा का पूरा उठा के कहाँ डाल देंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में देखो बाय ब्रांच स्टॉक, यहाँ पे पूरा का पूरा सरप्लस ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा सरप्लस यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता है तो देखो इसको शॉर्टेज अबनॉर्मल लॉस बोला है। ठीक है,
ठीक है, शॉर्टेज है अबनॉर्मल लॉस इसको बोला गया है मित्रों। ये शॉर्टेज का सिर्फ लोडिंग रिवर्सल इधर होगा, तुमको दिखेगा ये देखो, अबनॉर्मल लॉस का लोडिंग, अबनॉर्मल लॉस का बस लोडिंग रिवर्सल इधर होगा। जो लॉस की कॉस्ट है, जो एक्चुअल लॉस हुआ है, ये ब्रांच पीएनएल में तुमको मिलेगा अबनॉर्मल लॉस, ये कॉस्ट पे दिखेगा ब्रांच पीएनएल में। ठीक है, इसके अलावा मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा था। ठीक है, नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस यहां से उठा के कहां डाल देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट। ओके अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक देंगे ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? ये स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक देंगे ही नहीं, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। इसको क्या अबनॉर्मल लॉस मानूं या क्लोजिंग स्टॉक मानूं? क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उसका लोडिंग रिवर्स कर देना ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, फिर उस केस में ये सब अबनॉर्मल लॉस और ये सब का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई चीज मिसिंग है तो ऑब्वियस है वो पहले रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो जो मिसिंग फिगर है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा है अपन ने नोट्स में, इफ क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन, तो बैलेंसिंग फिगर को क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। ये दो अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। कौन से मेथड कर रहे हैं अपन? स्टॉक एंड डेटर्स, उसमें दो अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन से अकाउंट बनते हैं जो तुमको ऑलरेडी मालूम है? एक तो ब्रांच पीएनएल। ठीक है, अच्छा ब्रांच पीएनएल में तुम जैसे देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है पीएनएल में। यहां पे भी सेम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे निकलेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट में यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि सारे लोडिंग के काम कहां पे किए? ब्रांच एडजस्टमेंट में किए ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आएगा। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच पीएनएल में। ठीक है, ब्रांच पीएनएल के क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट यहां से आएगा। फिर और एक अकाउंट बनाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस के, ब्रांच एक्सपेंसेस का और एक अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट से क्या करेंगे? सारे एक्सपेंस लिस्ट करेंगे। डेबिट साइड में एक एक एक्सपेंस लिस्ट करो, किसने किए गए एक्सपेंस? दोनों ने, एचओ या ब्रांच, कोई भी खर्चा करे, खर्चा तो ब्रांच का है ना, तो दोनों के एक्सपेंसेस इधर आएंगे। ठीक है, दोनों ने किए खर्चे तो दोनों के खर्चे इधर आएंगे। यहां से सारे खर्चों को एक साथ ट्रांसफर कर देना पीएनएल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैड डेट्स डिस्काउंट लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो बैड डेट्स डिस्काउंट सीधा ब्रांच डेटर से पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। देखो ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच डेटर से डिस्काउंट या बैड डेट्स, पूरा यहाँ ये खर्चा है जो मैं डिस्काउंट देता हूँ, जो बैड डेट्स हो गया ये भी तो खर्चा है ना, तो ये सीधा ब्रांच डेटर से कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? ब्रांच पीएनएल में। इसको ब्रांच एक्सपेंस में डालने की जरूरत नहीं है। डेटर्स वाले जो खर्चे वो सीधा ब्रांच डेटर से ब्रांच पीएनएल में डाल देना। ठीक है, तो देखो कौन से अकाउंट्स बनते हैं, एक ब्रांच स्टॉक, एक ब्रांच एडजस्टमेंट, एक ब्रांच पीएनएल, एक ब्रांच एक्सपेंस, एक ब्रांच डेटर्स। ये 5 जनरली बनते ही बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर बोला है कि ब्रांच खुद अपना कैश मेंटेन करता है या कैश का लेन देन कुछ दिया है, तो ब्रांच कैश भी एक बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ब्रांच कैश भी एक बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और क्वेश्चन में बहुत बार एक लास्ट अकाउंट पूछते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या है? ये तो बस इधर का ही है जिसकी पोस्टिंग उधर करनी है। ये देखो यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच कहाँ पे आया है? एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री थी ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स भेजने की। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच वाले लेजर के कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे बाय ब्रांच स्टॉक, है ना। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तुरंत। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1200। यहाँ पे लोडिंग था, इनवॉइस प्राइस पे था। इसका लोडिंग कहाँ रिवर्स होता है? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 200। अच्छा अभी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाओगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसमें क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री थी स्टॉक, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 1200। और ये देखो ये लोडिंग कितना है? 200। उसकी एंट्री थी गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट 200।
ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कितने कॉस्ट के गुड्स भेजे इससे समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो 1000 कॉस्ट के गुड्स भेजे थे, ये अकाउंट से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में या परचेसेस में डाला जाता है, टू परचेसेस। परचेसेस क्यों, क्योंकि एचओ अगर गुड्स भेज रहा है तो एचओ के परचेसेस क्या कर देता है, वो कम कर देता है। एचओ के परचेस कम करके वो परचेस खर्चा किसका माना जाता है, ब्रांच का। तो इसलिए इसका जो बैलेंसिंग फिगर है गुड्स सेंड टू ब्रांच का, ठीक है, ये देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच का बैलेंसिंग फिगर या तो परचेसेस या तो तुम ट्रेडिंग में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये परचेसेस में डाला जाता है। ओके, ये अपना एक अकाउंट बनता है। ठीक है, चेक कर लो गाइस, तुरंत अभी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इतने अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अब नॉर्मल लॉस है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब नॉर्मल लॉस नहीं रहेगा फिर उस केस। ओके, चलो अपन सीधा पास्ट ईयर का क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। पास्ट ईयर में जैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, तो ब्रांच अकाउंट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन में आना। ठीक है, पास्ट ईयर का एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन प्रैक्टिस। चलो पास्ट ईयर का क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। इसमें अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस दोनों है तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मई 18 में पूछा गया क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए। ठीक है, अच्छा देखो अभी इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग क्या बोल दिया, क्लियरली बोल दिया, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है क्या बनाना है, तो अपने को ऑलरेडी आइडिया है क्या क्या अपने को बनाना है। कौन सा मेथड है, स्टॉक एंड डेटर्स। अभी तुम यही देखोगे ना, जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बाय फॉलोइंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो कभी ऐसा बोलेंगे कभी वैसा बोलेंगे, समझ जाना कि क्या बनाना है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड करना है। चलो तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पेनल, इतना तीन तो उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा है। ठीक है, अच्छा तीन ही क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे बाकी कुछ डेटा नहीं है, इतना खर्चों का डेटा नहीं है, एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिए हुए, नहीं तो एक्सपेंसेस का भी एक बनेगा और डेटर्स के रिलेटेड चीज़ें दी रहती तो डेटर्स भी एक बन जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद नहीं दिए, देख लेते बनाना या नहीं। चलो तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते। चलो ब्रांच स्टॉक मैं साइड साइड में बना लेता हूँ, मतलब लोडिंग रिवर्सल को इजी रहेगा। ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ब्रांच पीएनएल पूछा है तो ब्रांच पीएनएल भी बना के रखता हूँ, ब्रांच पीएनएल। ओके, चलो शुरू करते हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल। ओके, यस, सुनो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है अपने को। सबसे पहले देखो इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33%। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस 33% मतलब क्या, इनवॉइस प्राइस पे है, ये समझ जाना है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे ये समझ जाना अच्छे से, तो लोडिंग रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है चलो कॉस्ट प्लस 33% है, स्टॉक दिया है शुरुआत का 36,60,000। अच्छा यहाँ पे कुछ चेंज था शायद, 3,60,000 है। ठीक है, ये 3,60,000 है
ओपनिंग स्टॉक दिया है 3,60,000, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मित्रों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। अच्छा मुझे बोलो ये कॉस्ट पे है या इनवॉइस प्राइस पे 3,60,000? इनवॉइस प्राइस पे, तो तुरंत क्या करेंगे इसका लोडिंग रिवर्स। अच्छा अभी 3,60,000 इनवॉइस प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या दिया है ऑन कॉस्ट दिया है, तो कैसे निकालोगे? इंटू 33 डिवाइड बाय 133, ठीक है। तो अभी वो 33.33 होता है एक्चुअली, तो इसीलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 इंटू 33 बाय 133.33333, ये 133.33 होता है आइडियली, ओके। तो निकाल लो इसका कितना आता है, 90,000 आता है शायद, ठीक है। 90,000 इसका आ जाएगा लोडिंग जो यहाँ पे रिवर्स किया, ठीक है। स्टॉक की इतनी एडजस्टमेंट होगी ब्रांच स्टॉक में और उसका लोडिंग अपोजिट साइड में। चलो आगे बढ़ते। स्टॉक एट द क्लोज मतलब क्या दिया है ये, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में नीचे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,88,000। तुरंत इसका लोडिंग कहां पे रिवर्स होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, अपोजिट साइड में रिवर्स होता है, तो यहाँ पे लोडिंग रिवर्स कर देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है। 2,88,000 इनवॉइस प्राइस है क्या मित्रों, 2,88,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इसका भी लोडिंग कैसे निकालोगे, सिमिलरली जैसा वहां पे निकाला था, 2,88,000 इंटू 33.33 अपॉन 133.33, 72,000 इसका लोडिंग आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है अपने को और, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 24 lakhs। अच्छा ये 24 lakhs क्या इनवॉइस प्राइस है क्या, देख लो। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस ही बोला है, करेक्ट। तो 24 लाख इनवॉइस प्राइस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अच्छा अगर इनवॉइस प्राइस पे नहीं रहा, कॉस्ट पे दिया रहा, तो क्या करोगे, इनवॉइस प्राइस निकालोगे, ब्रांच स्टॉक में इनवॉइस प्राइस पे लिखो और उसका लोडिंग यहाँ पे जाएगा, ओके। कॉस्ट पे मत लिखना गलती से भी। इसका तुरंत लोडिंग रिवर्स करना ब्रांच एडजस्टमेंट में, फिर से वैसे ही करना 24 lakhs इंटू 33.33 अपॉन 133.33, या शॉर्टकट है डायरेक्ट 25% से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 लाख इसका लोडिंग आ गया इस साइड। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट में कुछ दिया है, इंक्लूडिंग गुड्स, ब्रैकेट में क्या दिया है देखो, इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस्ड एट 48,000 बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर। ये क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो अभी गुड्स इन ट्रांजिट है मतलब गुड्स भेज तो दिए गए पर मिले ही नहीं ब्रांच को, लेकिन क्या ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, हाँ। देखो अभी ये पहले पढ़ लेना जरूरी था, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना चाहिए अपने को 2,88,000 प्लस 48, जो इन ट्रांजिट है वो भी ऐड कर देंगे अपन, 2,88,000 प्लस 48,000, तो अपना जो स्टॉक है वो आएगा 3,36,000, और इस पर का लोडिंग रिवर्स करना 3,36,000 इंटू 33.33, 84,000 का लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त ध्यान रखना इन ट्रांजिट है या नहीं, अच्छे से देख लो। इन ट्रांजिट होगा तो वो इन ट्रांजिट भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इन ट्रांजिट भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच ने गिना रहेगा उसमें तो रहेगा ही नहीं ना वो इन ट्रांजिट वाला, ठीक है। तो वो ऐड करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स, 1,20,000 के गुड्स रिटर्न किए, चलो रिटर्न किए तो गुड्स कहाँ पे, ये कहाँ पे आएगा, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने के रिटर्न किए, 1,20,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ, इसका लोडिंग तुरंत रिवर्स होगा ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना आ जाएगा 30,000, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 30,000, रिटर्न का भी लोडिंग लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्रेडिट सेल्स दिया है 1,20,000, चलो क्रेडिट सेल्स दिया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना दिया है देख लो, 1,20,000 क्रेडिट सेल्स अपने को दिए, ठीक है। अच्छा कैश सेल्स वगैरह नहीं दिए क्वेश्चन में, नीचे दिया है कैश सेल्स एट ब्रांच नीचे दिया हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो क्रेडिट सेल्स दिए 1,20,000, मैंने लिख दिया क्रेडिट सेल्स 1,20,000। सेल्स पर का लोडिंग क्या कर देंगे तुरंत? रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लोजिंग क्रेडिट सेल्स हो, कैश सेल्स हो, उस पर का लोडिंग रिवर्स नहीं होता है, वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड, अभी ये क्या है? गुड्स पिल्फर्ड मतलब क्या? गुड्स खराब हो गए, ये अबनॉर्मल लॉस है मित्रों, ठीक है। जो पिल्फर्ड गुड्स दिए हैं ना, ये क्या है? अबनॉर्मल लॉस है। और अबनॉर्मल लॉस का क्या इफेक्ट आता है? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में अबनॉर्मल लॉस, उसका लोडिंग एडजस्टमेंट में, और जो लॉस है वो पीएनएल में, ठीक है। ये इफेक्ट देना पड़ेगा। चलो ये इफेक्ट दे देते हैं। यहां पे आ जाएगा बाय अबनॉर्मल लॉस लिख देता हूं। कितने का लॉस था? 24,000 इनवॉइस वैल्यू पे दिया है क्या? 24,000 इनवॉइस वैल्यू पे दिया है, तो इसका लोडिंग यहाँ पे आ जाएगा। टू अबनॉर्मल लॉस का लोडिंग इसका आएगा मित्रों 6,000 यहाँ पे रिवर्स करूंगा। और लॉस कितना है? 24,000 में से अगर 6,000 लोडिंग था तो लॉस कितना है? 18,000 का लॉस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। टू अबनॉर्मल लॉस, ब्रांच पीएनएल के डेबिट साइड में टू अबनॉर्मल लॉस 18,000। ये है अबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट, ठीक है। ये अबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट है, चेक कर लो। आगे बढ़ते हैं। अबनॉर्मल लॉस का ऐसे इफेक्ट दिया जाता है। नॉर्मल लॉस 36,000 का नॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस दिया है। नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बताया था मैंने? पूरा ब्रांच स्टॉक से निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे सीधा लिख देना बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। 36,000 का पूरा यहाँ से निकाल दो, पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। टू ब्रांच स्टॉक एंट्री आती है 36,000, यहाँ से निकाल के पूरा वहाँ पे डाल दिया डेबिट साइड में, ठीक है। पूरा नॉर्मल लॉस यहाँ से निकाल के वहाँ पे डेबिट साइड में डाल दिया। और क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैश सेल्स दिया है मित्रों, कैश सेल्स की एंट्री यहाँ पे कर देना। बाय ब्रांच कैश 21,60,000। 21,60,000 का कैश सेल्स का लोडिंग आता है क्या? नहीं, सेल्स का लोडिंग नहीं आएगा, ठीक है। अभी सारा एंट्रीज पोस्टिंग हो जाने के बाद, सब पोस्टिंग हो जाने के बाद एंड में काम बचता है सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट टैली करना, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक आइडियली टैली होना चाहिए मित्रों, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। कौन से साइड आ रहा है चेक करो, या नहीं आ रहा है? बैलेंस नहीं आ रहा है, बैलेंस आ रहा है शायद। 36,000 कौन सी साइड हैवी है? क्रेडिट साइड हैवी है। मतलब क्या किया होगा? ज्यादा में बेचा होगा ना, एक्स्ट्रा में बेचा है, फायदा हुआ है मेरा। तो ये जितना एक्स्ट्रा में बेचा है ये कहाँ पे डाल देंगे? पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में डालेंगे। 36,000 जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है एक्स्ट्रा में बेचा है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये 36,000 यहाँ से यहाँ पे आएगा बाय ब्रांच स्टॉक। 36,000 जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसको बोलते ग्रॉस प्रॉफिट, उसको बोलते ग्रॉस प्रॉफिट। चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। यहाँ पे टोटल है 7,26,000 टोटल है। कितने का आ रहा है देखो ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी बैलेंसिंग फिगर 5,70,000। 5,70,000 का जीपी आ रहा है क्या देख लो। 5,70,000 का जीपी। ये जीपी कहाँ जाता है मालूम है? ये यहाँ से जाएगा ब्रांच पीएनएल में। ब्रांच पीएनएल में यहाँ पे आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,70,000। इस क्वेश्चन में और कोई खर्चे नहीं दिए है, ठीक है, इसीलिए इसमें और कोई खर्चे है नहीं। बट बाकी क्वेश्चंस में जिसमें रहते हैं ब्रांच एक्सपेंस में खर्चे लिस्ट करो बस एक के नीचे एक, वो खर्चे सारे ट्रांसफर कर देना यहाँ पे डेबिट साइड में ब्रांच पीएनएल में, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ आएगा नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर्स भी नहीं था, लेकिन ब्रांच डेटर्स अगर रहा तो ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट साइड में बैड डेट्स, डिस्काउंट, वो सब यहाँ पे ट्रांसफर होता है पीएनएल में, ठीक है। तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद टू नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है 5,52,000। ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस था, उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया था, लेकिन इसमें ब्रांच डेटर्स और ब्रांच एक्सपेंस नहीं था, बट वो भी काफ़ी इजी होते हैं। ब्रांच डेटर्स में डेटर्स अकाउंट जैसे ही बनाना है पूरा, सिर्फ ब्रांच डेटर्स से बैड डेट्स डिस्काउंट यहाँ पे पीएनएल में डालना होता है, खर्चे जो है। और ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में सब खर्चे लिस्ट डाउन करते हैं, वो सारे ट्रांसफर कहाँ पे कर देते हैं अपन बाद में, ब्रांच पीएनएल। ठीक है, ये है गाइस ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। समझा है क्या? देखो आसान है, आसान है, ओके चलो। तो ये ब्रांच डेटर्स मेथड किया है, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड किया है, ठीक है। और लास्ट मेथड था फाइनल अकाउंट्स मेथड, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनवॉइस प्राइस पे क्यों ना रहे, ब्रांच फाइनल अकाउंट्स में हमेशा कॉस्ट पे ही लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे कभी नहीं बनाते, ठीक है। बस ये एक चेंज है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है लास्ट वाले मेथड में। जो फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड है, ठीक है, जो फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड है उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ये होता है, ट्रेडिंग या पीएनएल ही बनाना है। बट ध्यान रखना, भले ही गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजो और फाइनल अकाउंट्स मेथड से पूछा, अच्छा कभी पूछते नहीं वैसे फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका पर्पस फाइनल अकाउंट्स नहीं है ना, ये किसी और टॉपिक में ज़्यादा वैल्यू है इसकी, ज़्यादा वेटेज है, तो इसीलिए जनरली नहीं पूछते। बट पूछ लिया तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे ही बनता है, ठीक है। तो भले ही इनवॉइस प्राइस दिया हो तो पहले कॉस्ट निकालो और ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट लिखना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ये फर्क है। ब्रांच स्टॉक जैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा सेम, बस ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा, इतना फर्क रहेगा, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट्स मेथड था। लास्ट चीज जो डिपेंडेंट ब्रांच में है वो है गुड्स सेंट एट होलसेल प्राइस, ठीक है, गुड्स सेंट एट होलसेल प्राइस। अभी ये क्या है, होलसेल प्राइस में अगर गुड्स बेचे गए, ठीक है, देखो होलसेल प्राइस मतलब क्या होता है, मैं होलसेलर हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गुड्स होलसेल में बेचता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टोनी टीवी बनाता हूँ, ठीक है, टोनी टीवी बनाता हूँ मैं, और टोनी टीवी होलसेल में बेचता हूँ लोगों को। अभी क्या होगा, मैं सामने वाले का इसको बेचता हूँ आदमी को, ठीक है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने बेचा, वो आगे बेचेगा कस्टमर को। तो अभी यहाँ पे मेरी इच्छा थी कि यार मैं थोड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, होलसेल प्रॉफिट, वो रिटेल प्रॉफिट कमा रहा है, उससे अच्छा मेरा ही ब्रांच क्यों ना डाल दूँ, लोग वहाँ पे ही आके खरीदेंगे। तो मैं मेरा ब्रांच सेटअप कर देता हूँ रिटेल ब्रांच, ठीक है, मेरा ही ब्रांच सेटअप करता हूँ रिटेल ब्रांच। अभी ध्यान रखना, मैंने गुड्स बनाए थे 100 रुपए में, मेरी होलसेल प्राइस है 120 रुपए, तो मैं ब्रांच को कितने में भेजूंगा, 120 में, क्योंकि ब्रांच जो है वो कौन सी ब्रांच है, रिटेल ब्रांच है, उसका काम है रिटेल प्रॉफिट कमाना। ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है ये उसका नहीं है, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ध्यान रखना, ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है ये होलसेल प्रॉफिट है, ये एचओ का ही है। ब्रांच आगे बेचता है 150 में, तो ब्रांच का प्रॉफिट कितना आएगा, 50 या 30, 30, ब्रांच का प्रॉफिट आएगा 30 रुपए, सिर्फ रिटेल प्रॉफिट ब्रांच का होता है। इसीलिए गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न, इसका लोडिंग रिवर्स नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब मैं गुड्स 120 पे भेजूंगा लेकिन 20 रुपए रिवर्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा 120 ही उसके लिए कॉस्ट है, मेरे को तो उसका रिटेल प्रॉफिट जानना है, उसका काम ही रिटेल प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए ये जो 20 का लोडिंग है वो रिवर्स नहीं होता है जब होलसेल प्राइस मेथड होगा। होलसेल प्राइस मेथड में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिवर्स करते हैं, क्योंकि वो कमाया नहीं है अब तक, स्टॉक उगज इनवॉइस प्राइस पे नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ये होलसेल प्राइस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके होलसेल प्राइस के। होलसेल प्राइस के क्वेश्चंस में तुमको स्टॉक अकाउंट ही बनाना होता है अगेन, ठीक है, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया लोडिंग रिवर्सल नाम की कंसेप्ट नहीं है, बस स्टॉक का ही लोडिंग रिवर्स होता है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस में तुमको ब्रांच स्टॉक बनाना रहेगा, लेकिन ब्रांच स्टॉक में ना कुछ मिसिंग फिगर्स रहेंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं देंगे, या फिर कुछ लॉस, अबनॉर्मल लॉस रहेगा वो नहीं देंगे। तो तुम्हें क्या करना रहेगा, तुम्हें मार्जिन दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कितना मार्जिन है, 30 रुपए, मतलब मैं 150 का माल बेचता हूँ तब 30 रुपए कमाता हूँ, तो ये मार्जिन दिया रहेगा। और मार्जिन से क्या हेल्प होगी, तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये अकाउंट इमेजिन करो तुम, स्टॉक अकाउंट है ये, यहाँ पे 120 पे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, रिटेल प्राइस पे
रिटेल प्राइस पे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे सेल्स दिखेगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, सेल्स किस पे दिखते हैं, होलसेल प्राइस पे। ये दोनों किस पे दिखेंगे, सॉरी सेल्स किस पे दिखेंगे, रिटेल प्राइस पे, क्योंकि ब्रांच कौन सी है, रिटेल ब्रांच। ये कितने पे बेचती है, होलसेल पे बेचती है ना, इसका काम है होलसेल में बेचना। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो रिटेल प्राइस पे दिखेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें किस पे है, होलसेल प्राइस पे, ठीक है। तो इधर उसका प्रॉफिट निकल के आएगा, रिटेल प्रॉफिट, इधर उसका प्रॉफिट निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो उस ब्रांच का रिटेल प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आएगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 120 का गुड्स बेचा है रिटेल में, और उसने वो बेच दिया है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है 150, तो उसने 150 में बेचा रहेगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 30 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक या तो मिसिंग रहेगा या तो अबनॉर्मल लॉस मिसिंग रहेगा, तो अपना काम क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना रहेगा सेल्स पे से। कैसे निकालेंगे, मार्जिन मालूम है ना कि मैं हर 150 के सेल्स पे 30 रुपए कमाता हूँ, तो ये मार्जिन का इस्तेमाल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। बैलेंसिंग फिगर अपन लॉस या तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कैसे आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और फिर सॉल्व करो, वो बेटर रहेगा। तुरंत इसका क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। होलसेल प्राइस वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल पे आ जाना, मॉड्यूल में बताता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है। 8 है शायद, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8, मॉड्यूल का क्वेश्चन 8 पे आना। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये होलसेल प्राइस वाले, तुमको पहली लाइन पढ़ के ही समझ जाएगा, होलसेल प्राइस का क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं होलसेल प्राइस वाले क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं, देखो क्या बनाने बोला, आउटलेट स्टॉक। अच्छा आउटलेट मतलब ही ब्रांच, ठीक है, डर मत जाना, ये आउटलेट ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, क्या होता है आउटलेट, ठीक है। आउटलेट मतलब ही ब्रांच, ओके। इंस्टीट्यूट कभी कभी अलग वर्ड्स या अलग कुछ तरीका, अलग पैसिव एक्टिव ये सब करते रहती है, तो डर मत जाना मित्रों, ठीक है, बहादुर बनो, ओके। चलो, तो मेसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। देखो पहली लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाता है, ब्रांच कौन सी है मेरी, रिटेल ब्रांच है, ठीक है, एट कॉस्ट प्लस 25%। चलो तो तुरंत यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इसको, होलसेल प्राइस वाला है तो तुरंत लिख लेते हैं यहाँ पे। आउटलेट स्टॉक ब्रांच स्टॉक बनाने बोला है, लेकिन मुझे बोलो कॉस्ट प्लस कितने पे बेचता हूँ मैं ब्रांच को, 20%। मतलब मेरी होलसेल प्राइस कितनी है, ये कॉस्ट है, इसमें 20% ऐड करता हूँ, मेरी होलसेल प्राइस कितनी 120, और ब्रांच आगे कितने में बेचता है, देखो ब्रांच सेल्स द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, बराबर। होलसेल प्राइस पे क्या ऐड करता है ब्रांच, 20% और ऐड कर देता है, और वो आगे बेचता है रिटेल प्राइस पे, ठीक है। उसकी रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस मतलब जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें वो 20% ऐड कर देता है और उतने पे गुड्स बेचता है, ठीक है। अभी अपने को आउटलेट स्टॉक बनाने बोला है, तो आउटलेट स्टॉक बनाएंगे। आउटलेट स्टॉक कैसे बनाएंगे, देखो वही लॉजिक है आउटलेट स्टॉक में, और कुछ नहीं है, बस इसमें लोडिंग रिवर्सल की कंसेप्ट नहीं रहेगी, ठीक है। लोडिंग रिवर्सल इसका दूसरे अकाउंट में होता है, बस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो कि है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है, इसलिए अलग से अकाउंट बनाते हैं। और पीएनएल पूछा है इस क्वेश्चन में, तो एक पीएनएल बना देंगे, ठीक है। चलो देखते क्या करना है। आउटलेट स्टॉक, आउटलेट स्टॉक में कैसे करना है, देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, ओके। ये किस पे होगा, होलसेल प्राइस पे होगा। गुड्स इनवॉइस टू आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, आउटलेट को कितने के गुड्स इनवॉइस किए, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,24,000 डेबिट में आएगा, ओके। स्टॉक के डेबिट में जो जो गुड्स मिले हैं, अभी ये भी किस पे होगा मालूम है, होलसेल प्राइस पे, ठीक है, ये भी होलसेल प्राइस पे होगा, बट लोडिंग रिवर्सल वगैरह की कोई कंसेप्ट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय आउटलेट, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2GP 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है, मतलब कुछ और मिसिंग रहेगा, ठीक है, देखते क्या मिसिंग है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्वेश्चन मार्क, अबनॉर्मल लॉस मिसिंग है, बाय अबनॉर्मल लॉस ये मिसिंग है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते कैसे निकालेंगे मित्रों। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर,
खर्चे दिए, खर्चे तो पीएनएल में डाल देते हैं, यहाँ पे पीएनएल में मैं डाल देता हूँ टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है 20,000। स्टॉक एट द आउटलेट, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है मित्रों, कितने का क्लोजिंग स्टॉक है देखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,000। क्या मिसिंग लग रहा है आउटलेट स्टॉक में? एक तो अबनॉर्मल लॉस तो सीधा सीधा बोल के मिसिंग है, कुछ तो बिना बोले भी मिसिंग है, सेल्स। तो अभी सेल्स ही नहीं दिया, कैसे बनाएंगे मित्रों? दो चीजें मिसिंग है। बट मैंने बोला था होलसेल प्राइस के केस में मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने को मार्जिन मालूम है कि अपन कितना कमाते, परसेंट मालूम है, और इस बार ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मालूम है। मुझे बोलो अपना परसेंट में मार्जिन कितना है? अपन जो होलसेल प्राइस पे उस पे कितना ऐड करते हैं? 20%। अच्छा, मतलब मेरे लिए जो कॉस्ट है ब्रांच के लिए, उस पे मैं 20% ऐड करके बेचता हूँ कॉस्ट पे, तब जाके मैंने 60,000 कमाया है, करेक्ट? तो ध्यान रखना भी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स इंटू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स होता है, बट यहाँ पे ऑन व्हाट दिया है? कॉस्ट दिया है। तो 20% ऑन कॉस्ट है, तो इसको सिर्फ लिखते वक्त 20/120 लिखना, ठीक है? ये ऑन कॉस्ट है, क्या 25? होलसेल प्राइस प्लस 20% है ना, मतलब अपनी कॉस्ट प्लस 20% है। हाँ, वो होलसेल एचओ ब्रांच को कितने में बेचता है वो दिया है पहले लाइन में, ठीक है? अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांच का प्रॉफिट सोचा अभी सिर्फ। ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? होलसेल प्राइस प्लस 20%, और होलसेल प्राइस मतलब ब्रांच के लिए क्या है? कॉस्ट है ना। तो ब्रांच के लिए कितना है? कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है? जब ब्रांच का निकालते हो तब सिर्फ ब्रांच का सोचो, एचओ ने कितने में भेजा होगा वो सब सोचने की भी जरूरत नहीं, ठीक है? ब्रांच का प्रॉफिट सोचो सिर्फ, ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए कमाता है, कितने पे? कॉस्ट पे। तो सेल्स पे निकालने के लिए कैसे करोगे? 20/120। तो सेल्स पे मैं इतना कमाता हूं, तब जाके मैंने 60,000 कमाया है, तो मेरा सेल्स कितना आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा 3,60,000, ठीक है? इसको वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगा 3,60,000। अच्छा, 20/120 क्यों किया? 20% ऑन कॉस्ट है ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए सोचो सिर्फ, ठीक है? 20% ऑन होलसेल प्राइस दिया है, बट ब्रांच के लिए होलसेल प्राइस ही तो कॉस्ट है ना। ब्रांच को होलसेल प्राइस में गुड्स मिलते हैं और आगे रिटेल प्राइस में बेचता है, तो ब्रांच के लिए होलसेल प्राइस कॉस्ट है, तो ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20% पे बेचता है, मतलब कॉस्ट पे 20% कमाता है, मतलब सेल्स पे निकालने के लिए 20/120 करना पड़ेगा। तो सेल्स इंटू 20/120, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 60,000, तो सेल्स आ जाएगा 3,60,000। मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूंगा, बाय सेल्स 3,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा? अब नॉर्मल लॉस निकल के आएगा इस अकाउंट का, ठीक है? इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो उन्होंने मिसिंग दिया था वो निकल के आएगा। कितना आ रहा है देख लो, 18,000। 18,000 आ जाएगा मेरा अब नॉर्मल लॉस, जो मिसिंग चीज था इस क्वेश्चन में वो निकल गया। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस 18,000 कहा जाएगा पीएनएल में। अच्छा, याद रखना होलसेल प्राइस में लोडिंग वगैरह की कंसेप्ट नहीं है, सीधा यहाँ पे लिख देना 18,000। लोडिंग सिर्फ किस पे रहेगा होलसेल में? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो यहाँ से वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 60,000, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 22,000, नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया। लास्ट चीज बची है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व में बस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व रिवर्स होता है। यहाँ पे किसका प्रॉफिट रिवर्स होगा? किसने ऐड किया हुआ प्रॉफिट इंक्लूडेड है स्टॉक में? एचओ ने। एचओ ने जो प्रॉफिट ऐड किया था वो इसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट? क्योंकि उसने कितने पे भेजे थे गुड्स? कॉस्ट प्लस 20%। और मेरा देखो ओपनिंग स्टॉक कितने पे दिख रहा है? 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक का इस साइड रिवर्स करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक का इस साइड रिवर्स करना 30,000 पे 20% ऑन व्हाट दिया है मित्रों? अच्छा, 25 दिया है। अच्छा सॉरी, कॉस्ट प्लस 25% दिया है, ठीक है? एचओ का प्रॉफिट, एचओ का प्रॉफिट कॉस्ट पे 25% है, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो इस पे लेने के लिए इंटू 25/125 कर देना, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये?
6000 लोडिंग है ओपनिंग स्टॉक पे। यहाँ पे किसका प्रॉफिट आएगा स्टॉक रिजर्व के टाइम? एचओ का। क्यों एचओ का? क्योंकि स्टॉक जो है वो एचओ ने उसका प्रॉफिट ऐड करके भेजा हुआ है, ठीक है। जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो वो ग्रॉस प्रॉफिट किसका था? ब्रांच का था। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट से सेल्स निकालते किसका प्रॉफिट लिया था अपन ने? ब्रांच का प्रॉफिट मार्जिन लिया था, क्योंकि वो अकाउंट किसका था गाइस? ब्रांच का अकाउंट था, उसमें ब्रांच का प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर करना है। अभी स्टॉक जब रिवर्स कर रहे हो, स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हो, लोडिंग रिवर्स कर रहे हो, तो लोडिंग किसका एडेड है? एचओ का। तो यहाँ पे एचओ का प्रॉफिट मार्जिन लेना, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक था, इसको तुरंत पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, टू पीएनएल 6000, और क्लोजिंग स्टॉक का मार्जिन इस साइड रिवर्स होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग स्टॉक अपना दिया हुआ गया था अपने को 36,000, ये फिर से इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो इस पे प्रॉफिट निकालने के लिए 25/125 करना पड़ेगा, 7200, और इसी को भी तुरंत पीएनएल में ट्रांसफर कर देते, अपोजिट साइड में बाय पीएनएल लिख देना, ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस आते हैं होलसेल प्राइस के, ठीक है। देख लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं होलसेल प्राइस के। तो ये अब तक पूरी कंसेप्ट अपन ने देखी है डिपेंडेंट ब्रांचेस की, जिसमें कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स, होलसेल प्राइस, ये सब खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद ब्रांच अकाउंट में क्या बचता है? तो इसके बाद ब्रांच अकाउंट में है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ये भी मोस्ट इजी पार्ट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या है गाइस? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब कौन से टाइप में इंडिपेंडेंट? अकाउंटिंग के इसमें, मतलब वो उसकी अकाउंटिंग क्या कर रहा है? खुद कर रहा है, वही उसकी अकाउंटिंग कर रहा है। अच्छा, अगर वही उसकी अकाउंटिंग कर रहा है तो वो अपने बुक्स मेंटेन कर रहा है, करेक्ट, वो खुद अपने बुक्स मेंटेन कर रहा है। तो अगर वो खुद बुक्स मेंटेन कर रहा है तो वो खुद एंट्रीज करेगा। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं बहुत बारी, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एंट्रीज अपन देखेंगे, ठीक है। एंट्रीज बहुत आसान है इसके, चलो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। देखो एचओ के बुक्स में अलग एंट्री होगी, ब्रांच के बुक्स में अलग एंट्री होगी, क्योंकि एचओ के बुक्स अलग है, ब्रांच के बुक्स अलग है। सबसे पहला है डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय एचओ टू ब्रांच। एचओ ने ब्रांच को गुड्स बेचे। देखो अभी सोचना, एचओ ने गुड्स बेचे तो ब्रांच से पैसे लेने हैं, तो क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, ब्रांच से पैसे लेने हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी ब्रांच के एंगल से सोचो, ब्रांच को गुड्स मिले हैं, किसको पैसे देने हैं? एचओ को, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट होगा टू एचओ, ठीक है। जैसे एंट्री क्या होती है परचेस की, परचेस टू क्रेडिटर, सेम वैसे ही एंट्री है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ, ये एंट्री करेगा। अच्छा, रिटर्न किया तो इसी की रिवर्स एंट्री, ठीक है, गुड्स रिटर्न किए तो इसी की रिवर्स एंट्री। अच्छा, ब्रांच अपने अपने खर्चे कर रहा है, उसकी एंट्री कुछ एचओ करेगा क्या? सोचो, अलग अलग बुक से अभी एक दूसरे के इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, जिसका ट्रांजैक्शन जो वो रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, दोनों का ट्रांजैक्शन है, फिर दोनों रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला था ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, इसकी एंट्री एचओ नहीं करेगा। लेकिन ब्रांच एक्सपेंसेस अगर एचओ भरता है, तो अभी सुनना, एचओ के बुक से बैंक के पैसे गए तो एचओ को टू बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे एचओ के गए। लेकिन क्या खर्चा एचओ का है? खर्चा किसका है? तो किससे लेंगे? ब्रांच से लेंगे, तो किसको डेबिट करेंगे? ब्रांच को डेबिट करेंगे। अभी ब्रांच के एंगल से सोचो, खर्चा ब्रांच का है तो खर्चे को कौन डेबिट करेगा? ब्रांच डेबिट करेगा, तो ब्रांच खर्चे को डेबिट करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। किसको पेएबल है खर्चा? एचओ को, तो टू एचओ, ठीक है। फिर मेरे ब्रांच के डेटर्स थे मित्रों, इसका कलेक्शन कौन कर चुका है? एचओ, मतलब डेटर्स का पैसा एचओ ने रख लिया। तो अभी एचओ के एंगल से सोचो, एचओ के बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसको देने ये पैसे? ब्रांच को, तो टू ब्रांच। ब्रांच के एंगल से सोचो, डेटर्स कम हो गए, डेटर्स किसके बुक्स में होंगे? ब्रांच के बुक्स में, है ना। ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करता है, ब्रांच के बुक्स में डेटर्स अकाउंट दिख रहा होगा, तो डेटर्स का बैलेंस कम हो गया, तो टू डेटर्स करना पड़ेगा। ये पैसे किसने रख लिए? एचओ ने, तो एचओ की उतनी लाइबिलिटी कम करेंगे, एचओ को डेबिट कर देंगे, तो एचओ टू डेटर्स, ये एंट्री आएगी गाइस, चेक करो यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ ब्रांच डेटर्स बाय एचओ, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर परचेस किया था उसका पेमेंट अगर कर रहे हैं तो इसकी तो बहुत इजी है,
नहीं, अच्छा ये क्या है, परचेस ब्रांच ने की है, पेमेंट किसने किया है, एचओ ने। तो वो एक्सपेंस जैसी एंट्री इसकी, मतलब कोई भी खर्चा ब्रांच का अगर एचओ करता है तो एचओ ब्रांच को डेबिट करेगा, क्योंकि ब्रांच से रिसीवेबल है, तो ब्रांच टू बैंक, और ब्रांच खर्चे को डेबिट करेगा, मतलब परचेस को डेबिट करेगा, किसको पेएबल है, एचओ को पेएबल है। ये ऊपर जैसी एंट्री थी, ठीक है। अभी ये एंट्रीज पूछे जाते हैं कभी कभी। परचेस ऑफ एसेट बाय ब्रांच, ब्रांच ने अपना अपना एसेट खुद खरीदा, फिर एचओ कुछ बीच बीच में करेगा क्या, नहीं, उसकी ब्रांच की उसकी अकाउंटिंग खुद कर लेगा। बट अभी सुनो, एसेट ब्रांच ने खरीदा है, बट एचओ का ये मानना है कि जो असेट्स है, मेन चीज है, ये एचओ के बुक्स में दिखने चाहिए। बट मेंटेन्ड बाय एचओ मतलब क्या, फिक्स्ड एसेट एचओ के बुक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी समझो अच्छे से, हुआ क्या, फिक्स्ड एसेट किसने खरीदा है, ब्रांच ने, पैसे भी किसने भरे, ब्रांच ने, लेकिन फिक्स्ड एसेट दिखाना किसके बुक्स में, एचओ के। तो अभी देखो, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट किसके बुक्स में करना पड़ेगा, एचओ के अकाउंट, एचओ के बुक्स में, एचओ के बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये फिक्स्ड एसेट के पैसे किसको पेएबल है, ब्रांच को, करेक्ट, क्योंकि इसके पैसे किसने भरे, ब्रांच ने भरे, तो इसलिए एचओ एंट्री करता है ब्रांच असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच का एसेट उसके बुक्स में दिखाएगा, ये पैसे किसको पेएबल है, ब्रांच को पेएबल है, इसलिए टू ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच क्या एंट्री करेगा, पैसे जेब से किसने भरे, ब्रांच ने, तो टू बैंक, ब्रांच कर देगा। डेबिट किसको करेगा, एचओ को, क्यों, क्योंकि एचओ से ये पैसे रिसीवेबल है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट किसके बुक्स में दिख रही है, एचओ के बुक्स में, ठीक है। इस पे ही बेस्ड अगली एंट्री है, अगर ये एसेट पे डेप्री चार्ज करना है। अभी मुझे बोलो, एसेट यूज कौन कर रहा है, ब्रांच यूज कर रहा है, बस अकाउंट किसके बुक्स में दिख रहा है, एचओ के, तो डेप्री खर्चा किसका है, ब्रांच का खर्चा है, और खर्चा किसके बुक्स में डेबिट होना चाहिए, ब्रांच के, तो डेप्रिसिएशन ब्रांच के बुक्स में डेबिट होगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट किसके बुक्स में है, एचओ के, तो डेप्री हो रहा है, मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कौन कम करेगा, एचओ, तो फिक्स्ड एसेट के इसमें टू एसेट आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, एक दूसरे को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, मतलब क्या, ये डेप्री का खर्चा है, ये टू एचओ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टू एसेट नहीं कर पाएगा ये, और एचओ क्या एंट्री करेगा, ब्रांच को डेबिट कर देगा, ठीक है, टू ब्रांच एसेट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट, ये एंट्री आएगी। फिर फंड्स रेमिटेंस की एंट्री है, फंड्स रेमिटेंस की एंट्री तो इजी है, ठीक है, ब्रांच पैसे भेज रहा है तो एचओ टू बैंक, ब्रांच को, एचओ को पैसे मिल रहे हैं तो बैंक टू एचओ, बैंक टू ब्रांच, ठीक है, नॉर्मल पैसे मिलने की एंट्री। एचओ के बुक्स में पैसे आ रहे हैं तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, किससे आए पैसे, ब्रांच से, तो टू ब्रांच, ओके, ये इजी थी। ये लास्ट एंट्री है गाइस, इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ही एंट्री पे एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ठीक है। अभी सुनना, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स भेजे, ठीक है। अभी देखो, आइडियली हर एक ब्रांच ने क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरी दो ब्रांचेस है, ओके, एक ब्रांच है दिल्ली ब्रांच, एक ब्रांच है मुंबई ब्रांच, तो ये मेरी दिल्ली ब्रांच, ये मेरी मुंबई ब्रांच। दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को गुड्स भेजे, ठीक है, तो आइडियली दिल्ली ब्रांच ने क्या एंट्री करनी चाहिए, मुंबई से रिसीवेबल है, टू गुड्स सेंड टू मुंबई, बराबर, और मुंबई ने क्या एंट्री करनी चाहिए, गुड्स मिले, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली, टू किसको पेएबल है, दिल्ली को। आइडियली एंट्री होनी चाहिए, बराबर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा है ना, मेरी अगर 10 ब्रांचेस है और 10 ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शंस करते, तो हर एक ब्रांच के बुक्स में हर एक ब्रांच का अकाउंट खुलते बैठेगा, है ना, हर एक ब्रांच के बुक्स में हर एक इसका अकाउंट खुलते रहेगा, तो बहुत सारे अकाउंट्स खुल जाएंगे ब्रांच के इसमें। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन को रूट कैसे किया जाता है, दिखाया ऐसे जाता है कि दिल्ली ने ये गुड्स एचओ को भेजे हैं, एचओ ने ये गुड्स मुंबई को भेजे, एंट्री दिखाई ऐसी जाती है ताकि दिल्ली के बुक्स में एचओ का ही अकाउंट रहे, मुंबई के भी बुक्स में एचओ का ही अकाउंट रहे, एक दूसरे ब्रांच का अकाउंट खुलते नहीं बैठेगा फिर।
ठीक है, तो दिल्ली ने अगर एचओ को गुड्स भेजे तो दिल्ली क्या एंट्री करेगा? गुड्स सेंट टू एचओ, करेक्ट, या गुड्स रिटर्न टू एचओ सॉरी, एचओ से रिसीवेबल रहेंगे। दिल्ली ने एचओ को गुड्स भेजे ना, तो एचओ से रिसीवेबल है, तो एचओ अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट टू गुड्स सेंट टू एचओ। मुंबई क्या एंट्री करेगा? मुंबई को गुड्स मिले तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ दिखाएगा टू एचओ, एचओ को पेएबल दिखाएगा। ये एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री रूट किसके थ्रू करनी है? एचओ के थ्रू, मतलब मैंने एचओ को गुड्स भेजे ऐसे दिखाएंगे, और जिसको मिल रहा है उसको एचओ से मिले ऐसे दिखाएगा, क्योंकि एचओ का अकाउंट ऑलरेडी है उनके बुक्स में। अभी इस केस में एचओ क्या एंट्री करेगा, सुनना, ठीक है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, एचओ की एंट्री। एचओ के बुक्स में क्या एंट्री होगी? देखो अभी एचओ के बुक्स में क्या एंट्री होगी? एचओ ने किससे गुड्स लिए? दिल्ली से। किसको गुड्स दिए? मुंबई। तो एचओ को अभी पैसे किससे लेने हैं? जिसको गुड्स मिले उससे पैसे लेने, तो मुंबई से पैसे रिसीवेबल है, बराबर, और ये पैसे किसको देने? दिल्ली को। तो दिल्ली को पैसे पेएबल है, दिल्ली को क्रेडिट कर देंगे, वो लाइबिलिटी है। एचओ हमेशा ये एंट्री करता है रेसिपिएंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच, मतलब जिस ब्रांच को मिल रहा है उसको डेबिट क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, जिस ब्रांच सप्लाई कर रहा है उसको क्रेडिट क्योंकि उसको पैसे देने हैं। तो एचओ हमेशा ये एंट्री करेगा रेसिपिएंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच, ठीक है, रेसिपिएंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच हमेशा ये एंट्री करेगा एचओ। इस पे एक क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, वो पूरा 4 इसका टेबल है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, तुम्हें याद होगा तो, ठीक है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है 20, यस, क्वेश्चन 20, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ये टेस्ट योर नॉलेज में, ठीक है, ये उसी एक एंट्री पे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक पहले वाले का बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें 4 ब्रांचेस है, ठीक है, अभी 4 ब्रांचेस है, तो क्या करते हैं इस केस में? चारों का तुम्हें एक बनाना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर पहले ट्रांजैक्शंस दिल्ली के दिए तो ए लिख देना दिल्ली, ठीक है। अभी दिमाग में क्या रखोगे? एचओ की एंट्री पूछी है इधर इस क्वेश्चन में। अभी एचओ क्या करता है? हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री नहीं पास करता है, एचओ पूरा रिकॉर्ड रखता है और मंथ एंड पे एक ही एंट्री पास करता है। तो इसीलिए अपने को पूरा रिकॉर्ड रखना है और मंथ एंड पे एक एंट्री पास करवानी है। तो अभी पूरा रिकॉर्ड कैसे रखोगे? एंट्री क्या होती है? रेसिपिएंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट, जिसको जो सप्लाई कर रहा है उसको क्रेडिट। ये सिंपल सोचना हर ट्रांजैक्शन में, रेसिपिएंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच। अच्छा, जिस ब्रांच को डेबिट हो रहा है उसको पॉजिटिव लिख दो, जिसको क्रेडिट हो रहा है उसको निगेटिव लिख दो, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। जैसे देखो अभी दिल्ली, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई एंड कोलकाता, दिल्ली को गुड्स मिले हैं, गुड्स रिसीव्ड किससे मिले? मुंबई और कोलकाता से। तो अभी रेसिपिएंट ब्रांच कौन है? गुड्स किसको मिल रहे हैं? दिल्ली को। दिल्ली को कितने गुड्स मिल रहे हैं? देखो 35 और 15, मतलब 50,000 के गुड्स मिल रहे हैं। तो रेसिपिएंट ब्रांच अकाउंट डेबिट, दिल्ली क्या हो गया? डेबिट हो गया, रेसिपिएंट ब्रांच डेबिट। 2 सप्लाइंग ब्रांच कौन है? मुंबई ने कितने गुड्स दिए? 35,000, इसको क्रेडिट करते हैं, और कोलकाता 15,000, इसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो गई देखो, रेसिपिएंट ब्रांच डेबिट 50,000 टू सप्लाइंग ब्रांच, मतलब टू मुंबई 35, टू कोलकाता 15। क्रेडिट को मैं निगेटिव लिख रहा हूं ताकि एंड में कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सेंड गुड्स टू, दिल्ली ने गुड्स बेचे चेन्नई और कोलकाता को, तो गुड्स सेंट, दिल्ली ने गुड्स बेचे हैं, तो इस बार रेसिपिएंट ब्रांच कौन है? किसको गुड्स मिल रहे हैं? देखो चेन्नई और कोलकाता को गुड्स मिल रहे हैं। चेन्नई को 25, कोलकाता को 20, तो चेन्नई को 25 के गुड्स मिले, कोलकाता को 20 के गुड्स मिले। रेसिपिएंट अकाउंट डेबिट, रेसिपिएंट ब्रांच को, जिस ब्रांच को मिल रहा है उसको डेबिट किया। कौन ब्रांच सप्लाई कर रहा है? दिल्ली, दिल्ली को क्रेडिट करना है, मतलब निगेटिव में लिख दिया, ठीक है। तीसरा ट्रांजैक्शन देखो, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अच्छा, कुछ भी मिला हो हमेशा सेम सोचो, रेसिपिएंट ब्रांच डेबिट टू सप्लाइंग ब्रांच। किसको मिला है बिल्स रिसीवेबल? दिल्ली को, दिल्ली को मिला है, तो दिल्ली को क्या करेंगे? डेबिट। सप्लाइंग ब्रांच कौन है? देने वाला ब्रांच कौन है? चेन्नई।
नेक्स्ट देखना, एक्सेप्टेंसेस सेंट, अच्छा कुछ भी भेजा हो, रेसिपिएंट ब्रांच कौन है, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता को मिल रहा है 25 और 10 का, ये पूरा 35,000 किसने भेजा है, दिल्ली वाले ब्रांच ने भेजा है। ये हर ऐसे ट्रांजैक्शन तुमको आपस में रिकॉर्ड करना है, हर एक ब्रांचेस का एंड में टोटल करोगे और उसकी एक ही एंट्री पास करोगे। जो जिसका निगेटिव में आएगा उनको क्रेडिट करना है, जिसका पॉजिटिव में आएगा उनको डेबिट करना है, ठीक है। एंड में एक ही एंट्री पास होती है, ये वो एक एंट्री पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का था गाइस, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच के एक एंट्री पे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा कभी कभी ना एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अभी लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं अपन ब्रांच के, ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांच पार्ट बचा है, ठीक है। लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं अपन, तो अच्छे से ध्यान देना। एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी जाती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में। एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब जैसे गुड्स भेज दिए एचओ ने, ब्रांच को मिले ही नहीं, ठीक है। तो अभी इस केस में ईयर एंड हो गया, तो अभी ब्रांच को एंट्री तो दिखानी पड़ेगी, बट गुड्स अभी भी किधर है, इन ट्रांजिट है। गुड्स मिल जाते हैं तो ब्रांच एंट्री करता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ, लेकिन गुड्स मिले ही नहीं है, गुड्स कहाँ पे है, इन ट्रांजिट, तो ब्रांच एंट्री कर देगा गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, ये एंट्री करेगा। दूसरा, ब्रांच ने कैश भेजा है, एचओ को अब तक मिला ही नहीं, रास्ते में 31 मार्च तक मिला ही नहीं, तो भी देखो जो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज रहेंगे उसका ध्यान रखना, जिसको नहीं मिला है वो एंट्री पास करता है इन ट्रांजिट की, ठीक है। मतलब जिसके बुक्स में एंट्री पास करना रह गई है वो पास करेगा। तो अभी ब्रांच ने कैश भेज दिया है तो ब्रांच के बुक्स में एंट्री हो गई होगी, किसके बुक्स में एंट्री बाकी है, एचओ के। एचओ क्या एंट्री पास करेगा, कैश मिल गया है बट इन ट्रांजिट ऐसे दिखाएगा, कैश इन ट्रांजिट किससे मिला है, टू ब्रांच, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट कलेक्शन कर देता है डेटर्स का एचओ, इसकी एंट्री ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि एचओ ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया था, तो इसकी एंट्री ब्रांच रिकॉर्ड कर लेता है, फिर डेटर्स कम कर देगा, किससे पैसे रिसीवेबल है ये, एचओ से, तो एचओ टू डेटर्स, ठीक है। या डायरेक्ट पेमेंट की भी इससे उल्टी एंट्री होगी, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, ये पैसे किसको देने हैं, ब्रांच को पेएबल है, एचओ रिकॉर्ड करेगा। मतलब एचओ के बिहाफ पे अगर ब्रांच ने डायरेक्ट पेमेंट कुछ किया है तो, ठीक है। इस सिंपल रूल है, जिसने रिकॉर्ड नहीं किया है वो रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा क्वेश्चंस में और एक एंट्री आती है, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच अलोकेटेड टू ब्रांच, ये और एक एंट्री आती है, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में होती है कि ब्रांच ने एक्सपेंस है, एचओ ने किया है बट ब्रांच को अलोकेट किया। अभी तुमने कॉस्टिंग पढ़ा, तुम्हें मालूम है कि खर्चे कभी कभी एक जनरल इनकर होते ही वो अलोकेट किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स को, कि तुम्हारा हिस्सा इतना, तुम्हारा हिस्सा इतना खर्चों का, बराबर। तो अभी ये खर्चा अलोकेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं ब्रांच हूँ, मेरे को कोई खर्चा मिल रहा है मेरे शेयर का, तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, मेरे शेयर का खर्चा है, ये पैसा किसको पेएबल है, एचओ को, तो इसलिए टू एचओ, तो खर्चा टू एचओ, ये एंट्री करना। जब अलोकेट करेंगे तब ये एंट्री आएगी, जो भी खर्चा है उसको डेबिट कर देना, एक्सपेंस टू एचओ, ये ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगी, ठीक है। ये ब्रांच के बुक्स में एंट्री कर देना, ध्यान रखना, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला पार्ट खत्म होता है, ओके। अच्छा, और एक लास्ट पार्ट था इसमें, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू ब्रांच, उसके बाद फॉरेन ब्रांच देख लेते। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या है, देखो इसका क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अच्छा मुझे बोलो, इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो उसकी अकाउंटिंग वो कर रहा है, एचओ अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, बट ईयर एंड पे मुझे बोलो भले ही ब्रांच अलग है लेकिन कंपनी तो एक है ना, एंटिटी तो एक है, तो इसका सारा सेल्स, इसका परचेस, इसके खर्चे सब एंड में एक ही बैलेंस शीट, एक ही पीएनएल में आने चाहिए। तो ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो उठा के ट्रांसफर कर दिया जाता है एचओ के बुक्स में, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अपने इसमें लाया जाएगा, ब्रांच भेजेगा वो ट्रायल बैलेंस अपने बुक्स में और एचओ रिसीव करेगा। मतलब अभी देखो क्या एंट्रीज होगी इस केस में, सारी चीजें लानी है एक एक करके, ठीक है। एचओ को मुझे बोलो कोई असेट अपने बुक्स में लाना है, एचओ के बुक्स में, तो एचओ क्या करेगा, उस असेट को डेबिट करेगा,
कोई एसेट अपने बुक्स में लाना है तो एसेट अकाउंट डेबिट, फिर कोई लाइबिलिटी को लाना है तो उस लाइबिलिटी को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, पर एचओ के बुक्स में आ जाएगा, है ना। और जो एचओ के बुक्स में ये असेट और लाइबिलिटी के बदले में एक अकाउंट दिख रहा था, मालूम है कौन सा, ब्रांच अकाउंट। ये असेट और लाइबिलिटीज के बदले में एक अकाउंट दिख रहा था ब्रांच, तो ये ब्रांच अकाउंट को क्लोज कर देगा। ठीक है, देखो एंट्रीज क्या होगी गाइस इस केस में, एचओ के बुक्स में एंट्री होगी, ऐसे एचओ एसेट को लेके आएगा अपने बुक्स में, एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच का अकाउंट क्लोज कर देगा क्योंकि ये असेट्स की जगह पे ही ब्रांच अकाउंट दिख रहा था। लाइबिलिटीज को लाना है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, प्रॉफिट जो कमाया है ब्रांच ने वो लेके आना है तो, अगर अच्छा ब्रांच ने पीएनएल बना लिया है और प्रॉफिट लाना है तो ये एंट्री होगी ब्रांच टू पीएनएल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पीएनएल बनाया नहीं जाता है ब्रांच के बुक्स में, ब्रांच इनकम और एक्सपेंस भी ट्रांसफर कर देता है एचओ को, तो एचओ को अगर एक्सपेंसेस अपने बुक्स में लाने हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, इनकम अपने बुक में लानी है तो ब्रांच टू इनकम। अच्छा ब्रांच रिवर्स एंट्रीज करेगा, और ब्रांच क्या कर रहा है, असेट को भेज रहा है, तो ब्रांच असेट को क्या करेगा, क्रेडिट, किसको भेज रहा है, एचओ को, तो एचओ को क्या कर देगा, डेबिट, हेड ऑफिस टू असेट। ब्रांच लाइबिलिटीज को भेज रहा है तो लाइबिलिटीज को क्या करेगा, डेबिट करेगा, लाइबिलिटीज डेबिट टू एचओ। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज है, इसका मैं क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहा हूँ, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बट इसमें यही टाइप के एंट्रीज होते हैं, जो ला रहा है उसके बुक्स में वही बैलेंस, सेम बैलेंस आएगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट एचओ के बुक्स में ब्रांच का चला जाएगा, ब्रांच के बुक्स में क्या होगा, रिवर्स इफेक्ट देना क्योंकि भेज रहा है, और दूसरा जो एंट्री है, दूसरा साइड है वो वहाँ पे आएगा एचओ। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेशन के एंट्रीज थे, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट पार्ट है गाइज फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच अकाउंट का लास्ट पार्ट है फॉरेन ब्रांचेस, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे मैंने बोला था स्टॉक एंड डेटर्स हर अल्टरनेटिव में आता है ना, ये भी लगभग हर अल्टरनेटिव में आता है, मतलब ब्रांच का लगभग क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर्स या तो फॉरेन ब्रांच, मेजोरिटी टाइम इन दोनों में से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स या तो फॉरेन ब्रांच, मेजोरिटी टाइम्स क्वेश्चन इनमें से ही है, 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन दोनों में से पूछे गए, तो ये दोनों के क्वेश्चंस लिखे अच्छे से सॉल्व करने। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स और फॉरेन ब्रांच तो बहुत ईजी है। ठीक है, फॉरेन ब्रांच अगर पूछ लिया ना बहुत ही ईजी है। क्या करना है सिर्फ फॉरेन ब्रांच में, मैं एचओ हूं, मेरी ब्रांच किधर है, फॉरेन में, तो उसका जो ट्रायल बैलेंस है उसने डॉलर में बनाया होगा। अभी मैं इंडियन हूं, मुझे ईयर एंड पे क्या करना है, उसका ट्रायल बैलेंस मेरे इसमें चाहिए, बट उसका तो डॉलर में है, मैंने उसको बोला भाई ट्रायल बैलेंस भेज, उसने डॉलर में भेज दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो कन्वर्ट करना है, और इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डॉलर के इसको रुपीस में कन्वर्ट करना। तो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें बस डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी वो रेट कौन सा लो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट कौन सा लो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो काम क्या होता है इसमें फॉरेन ब्रांचेस के क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना, सिर्फ ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा उसको तुम्हें कन्वर्ट करना रहेगा। ओके, ये काम रहेगा। अच्छा, बट इसमें एक ध्यान रखना अच्छे से, कभी कभी उल्टा भी होता है, एचओ फॉरेन का है, ब्रांच इंडियन है, तो एचओ यहां पे डॉलर वाला है और ब्रांच रुपीज वाला है, तो ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो रुपीज में रहेगा, तुम्हें वो किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर्स में। तो रुपीज से डॉलर में जाते वक्त डिवाइड करना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गाइस है 70,000 रुपए, $1 का भाव है 70 रुपए, तो 70,000 रुपए के बदले में कितने डॉलर्स मिलेंगे, $1,000 मिलेंगे ना। तो तुमने क्या किया, 70,000 डिवाइड बाय 70 किया, तो रुपीज से डॉलर पे जाना है तो डिवाइड, डॉलर से रुपीज पे जाना है तो मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मतलब मालूम होते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा है कुछ कुछ लोग कर देते हैं, रुपीज में रहता है उसको मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे मत करना, ये येन या नेपाल की करेंसी नहीं है, रुपीज से ज्यादा वैल्यू नहीं है डॉलर की। ठीक है, रुपीज को डिवाइड करोगे तब डॉलर निकलता है। ओके, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा, अभी देखो
किस किस वैल्यू पे कन्वर्ट करना है। ओके, बहुत इजी है, किस वैल्यू पे कन्वर्ट करना है। तो दो टाइप के ब्रांचेस होते हैं, एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आईएफओ, एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नीफो। ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब क्या? अच्छा, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल मतलब क्या होता है दोस्तों? ये मेरा ही पार्ट है, मतलब मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वही बिजनेस वो फॉरेन में कर रहा है, तो मेरे ही टाइप का फॉरेन ऑपरेशन है। नॉन इंटीग्रल मतलब क्या? उसका कोई दूसरा ही बिजनेस चल रहा है उधर, ठीक है, उसका कुछ अलग ही बिजनेस चल रहा है, वो अलग कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूँ, ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच। अभी इसमें फर्क एक ही जगह पे है जो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है, एक जगह पे फर्क है और दूसरा जगह मतलब बैलेंसिंग फिगर का फर्क रहेगा, ठीक है, बस दो ही जगह का फर्क है इन दोनों में, बाकी कहीं भी फर्क नहीं आएगा। ओके, अभी क्या फर्क है देखना, ठीक है, ये ट्रांसफर्स देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वैल्यू पे कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, जो भी फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड एसेट रिलेटेड चीज है, फिक्स्ड एसेट रिलेटेड चीज मतलब डेप्रिसिएशन या उस पर का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनमें से कुछ ट्रायल बैलेंस में है तो उसको कन्वर्ट करना। देखो यहां पे पहला फर्क है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में। फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट किया जाता है, वो फिक्स्ड एसेट जब खरीदा था तब जो रेट था उस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे ही रखते। तो फिक्स्ड एसेट जब खरीदा था उस दिन जो रेट था वो रेट यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब मैंने $1000 में खरीदा था फिक्स्ड एसेट, तब रेट था 50 रुपए, तो मैं उसको 50,000 रुपए पे ही दिखाऊंगा। बट अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, मतलब मेरा जो फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन ब्रांच है, वो कुछ अलग ही बिजनेस कर रहा है, तो उसके फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट से लेना देना नहीं है मुझे किससे लेना देना है? उसके फिक्स्ड एसेट की आज कितनी वैल्यू है। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट कन्वर्ट करते वक्त अगर नीफो होगा, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा, तो कौन सा रेट यूज करते हैं? क्लोजिंग रेट, मतलब $1000 में खरीदा था, आज का रेट है 70, तो 70,000 में दिखाऊंगा। बस ये एक जगह पे फर्क है दोनों में, ठीक है। ज्यादा बार ईफो पूछा जाता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो तुम्हें फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट नीचे अलग से देंगे, उस दिन का रेट यूज करना फिक्स्ड एसेट के लिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं, उसका डेप्री अगर दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, एक्यूमुलेटेड डेप्री दिख रहा है, तो उसके लिए भी वही रेट यूज करना, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट, क्योंकि जैसे डेटर, आज की डेटर की वैल्यू है $100, तो आज कितना रिसीवेबल है वो दिखना चाहिए, आज कितना पेएबल है वो दिखना चाहिए, तो बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोजिंग रेट, ईयर एंड का रेट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब का है? ईयर एंड का होता है, करेक्ट। तो बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ईयर एंड का रेट लेना है। इनकम और एक्सपेंस, अभी इनकम एक्सपेंस तो साल भर होते हैं, तो साल भर का रेट अभी अलग अलग तो मालूम नहीं रहेगा, तो इस केस में कौन सा रेट यूज करते हैं? एवरेज रेट। एवरेज रेट एक तो क्वेश्चन में देंगे वो लेना, नहीं दिया है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके निकाल लेना, ठीक है। एवरेज रेट क्वेश्चन में दिया है तो वही यूज करो, वहां पे दिमाग मत लगाना ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये तो एवरेज आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। जो एवरेज रेट दिया है वही यूज करना, वो एक्चुअल बेसिस पे निकाला गया एवरेज रहता है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंस को क्या यूज करोगे? एवरेज रेट। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है, उसको कौन सा रेट यूज करोगे? ओपनिंग स्टॉक मतलब कब का है? साल के शुरुआत का, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट यूज करोगे? ओपनिंग रेट, साल के शुरुआत का रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, मतलब एचओ और ब्रांच ने कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे एचओ ने ब्रांच को क्या किएगा? इस गुड्स बेचे, एचओ ने कुछ गुड्स बेचे हैं ब्रांच को, तो अभी ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में वो दिख रहा होगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, डॉलर में होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए रेट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम? क्योंकि मुझे बोलो गुड्स किसने भेजे? एचओ ने। एचओ ने तो रुपीज में रिकॉर्ड किया होगा ना बेचते वक्त, एचओ ने भेजते वक्त ही रुपीज में रिकॉर्ड किया होगा ना, तो तुमको एचओ के ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा कि ये इसी ट्रांजैक्शन की रुपीज की अमाउंट कितनी है, ऑलरेडी कन्वर्टेड मिलेगा ये, इसके लिए कोई रेट यूज करने की जरूरत नहीं है। एक तो नीचे दिया रहेगा या एचओ का ट्रायल बैलेंस दिया है तो वहां पे दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एचओ नाम का अकाउंट दिखेगा, एचओ को पेएबल,
इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचओ को जितना पेएबल है ब्रांच को, ब्रांच से उतना ही रिसीवेबल है एचओ को, तो एचओ के बुक्स में रुपीस का अमाउंट मिल जाएगा। तो जो भी ब्रांच और एचओ के आपस की चीजें हैं ये ऑलरेडी कन्वर्टेड मिलेगी एचओ के बुक्स में, ठीक है। एचओ के बुक्स में उसके ऑलरेडी रुपीस की वैल्यू रहेगी, तो वहां से यूज कर लेना। एचओ के ट्रायल बैलेंस में दिखेगा या तो नीचे दिया रहेगा। अभी देखो इतने सब चीजों को कन्वर्ट किया है तो डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस, पूरे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो ये जो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस है ईफो और नीफो में, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो वो कहाँ डाल देंगे, पीएनएल में। डेबिट साइड में डिफरेंस आया है तो लॉस है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है तो प्रॉफिट है, ठीक है। और नीफो अगर है तो ये पीएनएल में नहीं डालते, क्योंकि ये लॉस को मैं पीएनएल में नहीं डालूंगा, ये लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा। ये लॉस को कहाँ डाल देंगे अपन, एक रिजर्व में डालेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है। ये लॉस को एक रिजर्व में डाला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ओके। ये फर्क है कन्वर्जन में। देखो सिंपल है, अभी कन्वर्जन को समराइज कर देता हूँ। पूरा ट्रायल बैलेंस बनाया रहेगा, तुमको एक टेबल बनाना रहेगा, ठीक है। एक टेबल बनाना, कैसे टाइप का टेबल बनाओगे गाइस, जो पर्टिकुलर्स दिए, इसका एक क्वेश्चन देख लेना है क्या तुरंत, ठीक है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन देख के खत्म करते हैं ब्रांच को, तुरंत इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। यस ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 17 मॉड्यूल का क्वेश्चन 17 है, ठीक है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मेसर्स कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क। अच्छा अभी देखो इसमें क्या है, हेड ऑफिस किधर है, न्यूयॉर्क में, मतलब हेड ऑफिस डॉलर वाला है, और ब्रांच किधर है, मुंबई इंडिया में। तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस किस में होगा, रुपीज में होगा। अपने को किस में कन्वर्ट करना है इसको, डॉलर में। तो रुपीज से डॉलर में जाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करना, ओके। रुपीज से इसमें जाने के लिए डिवाइड करना। अभी देखो बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चंस, जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना वैसे के वैसे ट्रायल बैलेंस तुमको छापना होता है, बस कुछ एडिशनल कॉलम्स बनाना, ठीक है। क्या कॉलम्स, देखो एक पर्टिकुलर्स जिसमें हर एक आइटम लिखोगे, फिर जो अमाउंट दी गई है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में अमाउंट दी गई है वो लिख लेना। अमाउंट डॉलर में दी है ना, इसमें अमाउंट किस में दी है, रुपीज में दी है, क्योंकि ब्रांच किसका है, रुपीज वाला, इंडियन ब्रांच है। अभी इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट लिख देना, कन्वर्जन रेट, और यहाँ पे डेबिट इन डॉलर्स, क्रेडिट इन डॉलर्स। इतने कॉलम्स तुमको बनाने होते, ठीक है। जैसे देखो अभी सैंपल तौर पे बताता हूँ क्या क्या है, स्टॉक है, परचेस सेल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है गाइस। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट तुम देखोगे तो रुपीस में कितनी है, 300,000 रुपीज, ठीक है। तो मैं 300 ही लिखता हूँ, इन 1000 से लिखते हैं। कन्वर्जन रेट, ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट यूज करते हो, ओपनिंग रेट। साल के शुरुआत का रेट कितना दिया है, देखो 40 दिया है। अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा चेक कर लो इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल है, कुछ नहीं दिया है तो इंटीग्रल ही अज्यूम करते हैं। बट देखो यहाँ पे पहले लाइन में दिया है, मुंबई ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल में दो जगह पे चेंज होता है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में, ठीक है। इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे दिखाते, जो वैल्यू उस पे दिखाते, नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट पे दिखाते। और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ डालते हैं, पीएनएल में। नॉन इंटीग्रल में वो किस में डालते हैं, रिजर्व में। ये फर्क है, ठीक है। देखो स्टॉक को दिखाया ओपनिंग वैल्यू पे, परचेस और सेल अगला है, परचेस और सेल। अच्छा अलग अलग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 800 और 1200, परचेस सेल 800 1200। अच्छा इसका रेट लिखा है 40। स्टॉक को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, 300 डिवाइड बाय 40 करना, ठीक है, क्योंकि रुपीज से डॉलर में जाना है तो 7.5 डॉलर्स आ जाएगा। पॉइंट अच्छे से लिखना, किसी क्वेश्चंस में डेसिमल नहीं लेने तो बोलते हैं टेक अप टू 2 डेसिमल्स, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो कन्वर्जन शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल। अगर ऐसा देते हैं ना और तुम 3 डेसिमल 4 डेसिमल लोगे या डेसिमल लोगे ही नहीं तो रॉन्ग रहेगा सीधा। क्वेश्चन ने दिया है कितना डेसिमल है तो उतना ही लेना है।
यहाँ पे 2 डेसिमल दिए तो 2 डेसिमल तक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो परचेस सेल है 800 और 1200 ये लिखा है। अभी परचेस सेल कौन सा है गाइस, इनकम एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस के लिए कौन सा रेट यूज करते हो, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कौन सा है देखो 41, तो इसको डिवाइड करेंगे 41 से, परचेस लिखेंगे डेबिट साइड में, सेल्स लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बट तुमको सिर्फ डिवाइड करके आंसर्स लिखने हैं। फिर देखो अगला क्या है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स। बिल्स कौन सा है, रिसीवेबल, पेएबल दोनों है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। अच्छा मुझे बोलो इन सब के लिए कौन सा रेट यूज करोगे, क्लोजिंग रेट। ये सब असेट्स और लाइबिलिटीज है अदर देन फिक्स्ड असेट, इन सब के लिए क्लोजिंग रेट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी इनकी वैल्यू है डिवाइड बाय क्लोजिंग रेट कितना है अपना 42 है शायद, ठीक है। तो 42 यूज करना इन रेट के लिए। फिर अगले देखो क्या है, वेजेस, सैलरीज, रेंट रेट, सन्ड्री चार्जेस, ये सब खर्चे, खर्चों को लिखेंगे, उनके लिए रेट कौन सा यूज करेंगे, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट से डिवाइड करके लिखेंगे। फिर कंप्यूटर्स है, बैंक बैलेंस है। कंप्यूटर्स असेट है, असेट के लिए नीचे मिलेगा, देखो असेट के लिए कैसे मिलेगा नीचे, कंप्यूटर्स वेर अक्वायर्ड एट $6,000। कंप्यूटर्स कितने में खरीदे, $6,000 में। तो कंप्यूटर की कन्वर्टेड वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू नीचे अलग से दी रहेगी या उसका रेट अलग से दिया रहेगा, ठीक है। जो तुमको लेना है कंप्यूटर्स का दे दिया है $6,000 है। डेप्रिसिएट 60% बोला है, लेकिन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में मत लेना, वो पीएनएल बनाते वक्त आएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जितना दिया है उतना ही कन्वर्ट करो, उसमें एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो। जितना दिया है एज इट इज कन्वर्ट करो, बाकी एक्स्ट्रा चीजें पीएनएल बनाते वक्त एडजस्टमेंट्स के तौर पे काम में आएंगे। एंड में न्यूयॉर्क बैलेंस, देखो ये लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट है, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड मिलेगा कहीं ना कहीं। नीचे देखते हैं अपन, नीचे देखो, नीचे मिलेगा एकदम लास्ट में, यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $39609, बराबर। एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट मिला है और उसका कन्वर्टेड बैलेंस दिया है, ठीक है। तो ये कन्वर्टेड बैलेंस लिखना, ब्रांच के बुक्स में जिस साइड है उस साइड ही लिखना। ब्रांच के बुक्स में किस साइड है, न्यूयॉर्क का ऑफिस का अकाउंट, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्रेडिट वाले इसमें 39 जो भी कन्वर्टेड फिगर दिए 39609.18, 39609.18, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस टैली करना, जो भी डिफरेंस आएगा उस साइड एक्सचेंज डिफरेंस लिख देना, ये एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। इसके बाद पीएनएल भी बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाना होता है। ट्रेडिंग पीएनएल बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जन मेन होता है। ट्रेडिंग पीएनएल बनाना तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो पीएनएल में लॉस भी जाएगा, लॉस या प्रॉफिट, एक्सचेंज का, एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस या प्रॉफिट भी कहा जाएगा पीएनएल में। बैंक बैलेंस पे आएगा ना, क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट, बैंक बैलेंस भी क्लोजिंग रेट पे आएगा, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है देखो, अनसोल्ड स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा मालूम है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में, तो वो उधर ही कन्वर्ट करना क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। तो ये यहाँ पे अपना ब्रांच का रिवीजन खत्म होता है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस का लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसे टाइप का आया तो एकदम आउट ऑफ ही चाहिए सीधा, ओके। तो यहाँ पे ब्रांच का रिवीजन खत्म होता है मित्रों। चलो ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन।